गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से सही बच्चे मुझे कंफर्म कर देंगे। इस ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस। तो आज मेरा सिस्टम ही बेसिकली क्या है, कोई टेक इशू था कि जिसकी वजह से जो है वो ऐप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, और उस वजह से टीम लगी हुई थी कि उसको कनेक्ट कर सके। अभी भी क्या है कि वो जो है कुछ और जुगाड़ किया गया जिससे एटलीस्ट क्लास हम लोग शुरू कर सके। ठीक है ना, जिससे क्लास हम शुरू कर सके। मैं ये अपॉलॉजीज मांग लेता हूँ, बट देयर वाज अ टेक प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो है क्लास आप लोगों के डिले हो गई। एंड टीम ने कहा कि अभी के लिए हम एक जुगाड़ के थ्रू आपकी क्लास जो है वो चालू कर देते हैं, और बाकी जो चीज़ है हम लोग अपने पास क्लास के बाद देख लेंगे। चलिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मधु, भव्य, प्रदीप, भूपेंद्र, आदित्य, प्रदीप, किशन, देवेंद्र, सही बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हाँ जी, बच्चे मेरे लिए हॉ कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेरे लिए हॉ कर लीजिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करूंगा कि आप सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करोगे। मैं बताया तो मैं भी एकदम बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, और आज है शनिवार का दिन। शनिवार जैसे ही आता है एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि सर शनिवार का दिन होता है एक अलग लेवल का मजेदार, क्योंकि हमारे पास अगले दिन मिलती है हमें छुट्टी। ओ माय गॉड! तो कल तुम्हारी छुट्टी होगी, कल तुम अपना रेस्ट करोगे। क्या बात है यार, मजे है, मजे है, जीवन में मजे ही मजे है तुम्हारे। हाँ सर, पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं तो क्या आधा दिन अपने रेस्ट ना दे अपने आपको? हाँ देना चाहिए, देना चाहिए। चलो भाई, मेक श्योर कि आपकी कोई भी पेंडेंसी है, बैकलॉग है, वो अपने पास कोशिश करे एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट कर ले। होमवर्क वगैरह अपने पास करते चले। तो मैंने आप लोगों को बेटा जो है पिछली क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था करने को। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो होमवर्क के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आप लोगों ने अपने पास होमवर्क के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। हाँ सर, हमने बिल्कुल किए थे, पर सर हमारे पास बड़ी ही दिक्कत और परेशानी हुई। जीवन में परेशानी ही बहुत है, जीवन में परेशानी ही बहुत है। तो एक बार के लिए फटाफट से क्या करें हम लोग? हाँ जी, फटाफट से क्या करें हम लोग, अपने पास में रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो। तो फिर मैं आपके पास होमवर्क के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ जो हमने चीजें सीखी है। आज हमारे पास हम इस स्टैंडर्ड को खत्म करके ही क्लास खत्म करेंगे, स्टैंडर्ड को खत्म करके ही क्लास खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलो। सो बेटा, हमारे स्टैंडर्ड में पीपी का मतलब क्या है? टेंजिबल आइटम विच इज हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई, रेंटल, एडमिन, लाइफ 1 साल से ज्यादा है, नॉन एप्लीकेबिलिटी बायोलॉजिकल एसेट्स को नहीं लगता, वेस्टिंग एसेट बट अदर देन बियर प्लांट को लगता है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के रिकॉग्नाइज कब करेंगे? अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है। स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए बोला था, अगर आपका टीबीपी की डेफिनेशन मीट करता है AS10 वरना AS2 लगा दो। ये वाला पार्ट अभी हमारा करना पेंडिंग है, डोंट वरी। फिर इनिशियल रिकॉग्निशन में कॉस्ट मॉडल की बात करी थी, जिसके अंदर में हमने क्या बोला था? डायरेक्ट परचेज अगर है तो परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेड, और डीकमिशनिंग वगैरह का खर्चा प्रेजेंट वैल्यू पे आप लेके आ जाते हैं अगर वो इन्फॉर्मेशन देता है, वरना आप अपने पास जैसे दिए वैसे ले लेंगे। जो तोड़फोड़ का खर्चा है। एक्सक्लूजन में क्या क्या था? नई फैसिलिटी ओपन करी, इनॉग्रेशन का खर्चा है, आपके पास एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल खर्चे है, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग है, स्टाफ ट्रेनिंग है, ये खर्चे नहीं आते। खुद बना रहे हो तो इंटरनल प्रॉफिट एलिमिनेट हो गया, और साथ में एक और चीज बोली थी मैंने कि एबनॉर्मल लॉसेस नहीं लेते हो। अगर पेमेंट लेट करोगे तो आप अगले साल अगर पेमेंट करोगे तो जो 1 साल लेट पेमेंट करने का ब्याज दोगे तो उस ब्याज को अल्टीमेटली पीएनएल में लेके जाते हैं। ब्याज सिर्फ एक ही केस में अप्लाई होगा, अगर आपका वो AS16 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट आ रहा है, और वो भी कब तक का आता था? रेडी टू यूज तक का आता था, ठीक है ना। एक्सचेंज के केस में फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं, इसके काफी सारे एग्जांपल्स आपके साथ दिए थे। हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, या आपके पास में जो है आ रहा है विच एवर इज क्लियरली एविडेंट, पर इसमें आपको एक चीज बोली थी, दो केसेस में फेयर वैल्यू नहीं होती, अगर दोनों की फेयर वैल्यू नहीं पता, या ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो उस केस के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग जो एसेट दिया है उसकी बुक वैल्यू पे ले लेंगे, जो एसेट दिया उसकी बुक वैल्यू पे। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखने वाले थे। अगर कोई कैश एक्स्ट्रा दिया तो ऐड हो जाएगा, कैश अगर आ रहा है तो माइनस होकर दिख जाएगा। कंसोलिडेटेड प्राइस में क्या बोला था? फेयर वैल्यू बेसिस पे बांट देंगे, इकट्ठे एक से ज्यादा एसेट लिए।
सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए बेटा हमने बोला था मॉडल दिएगा, कॉस्ट मॉडल या रिवेल्यूशन मॉडल, जो कि इंटायर क्लास पे आपके पास लागू होते हैं। किस पे? इंटायर क्लास पे लागू होते हैं जो एसेट्स ऑफ सिमिलर नेचर एंड यूज है। रिवेल्यूशन की फ्रीक्वेंसी क्या? अगर सिग्निफिकेंट वॉलेटाइल चेंजेस है तो एनुअल, अगर इनसिग्निफिकेंट है तो इंटरवल 3 से 5 साल। ये आपको बात बताई थी, ठीक है ना। फर्स्ट रिवेल्यूशन में अगर अपवर्ड है तो बेटा रिवेल्यूशन सरप्लस यूज कर लो, डाउनवर्ड है तो पीएल यूज कर लो। However, अगर एक्यूमुलेटेड एप्शन दे रखे है, क्या दे रखे है? एक्यूमुलेटेड एप्शन दे रखे है, तो आपको दो मेथड दिए गए थे, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कर दो, परसेंटेज निकाल के किया था, एक एग्जांपल कराया था, और एक कल क्वेश्चन भी करा था हमने क्लास में आते पहले। तो दोनों को बढ़ा दो, पीपी को भी और एक्यूमुलेटेड एप्शन को भी। हाँ, या एक्यूमुलेटेड एप्शन को एलिमिनेट कर दो और बाकी कॉस्ट से कर दो, तो वो एंट्री आ जाती है। उसमें दो एंट्रीज जलवाई थी, आप कंबाइन भी कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन डिपेंड करता है कि फर्स्ट रिवैल्यूएशन में क्या किया था, उससे सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन आती है। उसमें बस ध्यान ये रखना, अगर पहली बार इंक्रीज और अगली बार डिक्रीज है तो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस यूज करेंगे। पहली बार डिक्रीज था तो पीएल, अगली बार इंक्रीज है तो पहले जितना पीएल में डाला था वो रिवर्स होगा। ट्रांसफर के केस में मैंने आपको बताया था क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी फ्री रिजर्व बन सकता है? द आंसर इज यस। अगर तो एसेट ही नहीं रहा, अगर एसेट ही नहीं रहा, डी रिकॉग्नाइज हो गया, तो पक्का ही पक्का करना है, पक्का ही पक्का करना है। वो पक्का ही पक्का में क्या करना है आपने? सारे का सारा सरप्लस ट्रांसफर हो जाएगा, सारे का सारा सरप्लस ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बताया था, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से रेवेन्यू रिजर्व में चला जाएगा। हाउएवर ड्यूरिंग यूज के अंदर जब आप कर रहे हो तो जितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन है, एक्सेस मतलब रिवाइज ऑप्शन माइनस नॉर्मल कितनी थी, वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो है उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व से रेवेन्यू रिजर्व में ले जाएंगे, पर ये ऑप्शनल है और ये रूटिंग बीएनएल के थ्रू नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन की जो बातचीत बताई थी बेटा, उसके बाद मैंने कहा था ये क्या होता है? सिस्टमेटिक एलोकेट करना डेप्रिशिएबल अमाउंट को ओवर द यूजफुल लाइफ। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट शेयर इवैल्यूएट अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। यूजफुल लाइफ सालों के हिसाब से हो सकती है, यूनिट्स के हिसाब से हो सकती है, पीरियड जितने साल यूज होगा या कितने यूनिट्स बनाएगा। कब से शुरू होगी डेप्शन? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, मतलब रेडी टू यूज होता है। आपके पास कंपोनेंट मेथड हम अपने पास लगाते हैं, हर एसेट जिसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट, उसको सेपरेटली डेप्शेट करना है। हमने वो एक बिल्डिंग वाला भी पूरा एग्जांपल किया था, एक होमवर्क में भी ऐसा क्वेश्चन था। फिर आप लोगों के पास में मैंने क्लास में भी वो बात करी थी, आपके पास लैंड और बिल्डिंग आपके पास आ रहा है, एयरक्राफ्ट की बात हमने करी थी, ठीक है ना, पूरा आपके पास हमने बात करी थी, ठीक है ना। सेसेशन होता है डेप्शन लगानी कब बंद कर देंगे, तो हमने कहा था अगर रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो हो जाएगा, या अर्लियर ऑफ। अर्लियर ऑफ का मतलब क्या है? पहले एसेट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, या एसेट ही अब नहीं रहा, डी रिकॉग्नाइज हो गया। फिर डेप्शन का मेथड कौन सा था? वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए पैटर्न, जिस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। अगर बराबर बेनिफिट आ रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर डिमिनिशिंग है आपके पास अलग अलग मतलब कम होता जाएगा तो डिमिनिशिंग बैलेंस लगा लो, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड अगर लाइफ यूनिट्स में है, तुमने इसकी बातचीत करी थी। रिव्यू डेप्शन मेथड है, यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू है, या चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट है। इन सबका इफेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ रहा है। सबका इफेक्ट क्या? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। जिस साल चेंज होगा उस साल से आने वाले सालों की क्या कर देंगे? डेप्शन चेंज कर देंगे। जिस साल चेंज होगा आने वाले सालों की डेप्शन चेंज कर देंगे। फिर लैंड और बिल्डिंग अपने आप में क्या होते हैं बेटा? लैंड और बिल्डिंग अपने आप में सेपरेबल एसेट्स है और उन्हें सेपरेटली अकाउंट करते हैं। लैंड क्या डेप्शियल होती है? द आंसर इज जनरली नो, क्योंकि उसकी लाइफ क्या होती है? अनलिमिटेड। हाँ, अगर लिमिटेड लाइफ है तो डेप्शिएट कर देंगे, लाइक लीज होल्ड लैंड की बात करी थी, फर्टाइल लैंड की बात करी थी। रिटायरमेंट के बारे में आपको मैंने बताया था, इसका जाते जाते मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिया था। अगर एसेट अब किसी काम का नहीं है एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, अलग से निकाल के रख दिया कि बेचना है, किसी काम का नहीं है, अलग से निकाल के रख दिया फॉर डिस्पोजल, तो उस केस के अंदर इस पे इन्वेंट्री वाला एक प्रकार से नियम लग जाएगा। है ये आपका मतलब एक तरीके से फिक्स एसेट ही, पर ये अब क्लासिफिकेशन भी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में दिख जाता है, अदर करंट एसेट्स में, ठीक है ना। हॉवेवर इस पे नियम क्या लग जाता है? अब इस पे डेप्शन लगनी तो बंद हो जाएगी। लोअर ऑफ आपके पास जितनी भी किताबों में दिख रहा था वर्सेस एनआरवी, दोनों में से, तो अगर लॉस दिख रहा है तो लॉस आप रिकॉर्ड कर लेंगे, तो लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और एनआरवी, लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा। डी रिकॉग्नाइज कब कर देना? जब एसेट आपके पास रहा ही नहीं, आपने बेच दिया, या न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड वगैरह है तो, या डोनेट कर दिया। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कहाँ चले जाता है? पीएनएल में चले जाता है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा पीएनएल में। तो मैंने क्या किया हुआ है, मोरलेस काफी सारे पॉइंट्स ना आपके इस चार्ट्स के थ्रू ही कर दिया था। ये तो आपके पास वो था, ये चार्ट्स आपके पास हैंडरिटन नोट्स में भी अपलोडेड है। मैक्सिमम पॉइंट्स इसके अंदर में ऑलरेडी आपके कवर्ड है। एक हमारे पास जो स्टार्टिंग वाला बचा है उसकी हम चर्चा करेंगे, सो डोंट वरी। मैंने आप लोगों को बेटा होमवर्क के जो क्वेश्चंस दिए थे, ध्यान से सुनते जाना। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स आप लोगों को दिए थे। ओहो हो ओहो हो। जादू! ओह माय गॉड, जादू हो गया, जादू। चलो, जादू हो गया। क्या हम अपने पास में अब चालू कर ले डिस्कशन करना? यस सर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान था। मेरे को ज्यादातर जो दिख रहा है वो दिख रहा है 17 और 22 में डाउट।
इसमें डाउट दिख रहा है 17 और 22 में? डोंट वरी डोंट वरी, मैं अभी ले लूंगा। 10th क्वेश्चन के अंदर में एक पॉइंट पेंडिंग रखूंगा। 10th क्वेश्चन का एक पॉइंट आपको अभी तक नहीं बताया मैंने, इसका पार्ट भी, इसमें मैं बाद में आता हूँ। ये मैंने अभी पॉइंट बताना है आपको। इसमें कंपोनेंट वाला आसान था, कंपोनेंट वाला आसान था, ठीक है ना, वो मैं आपके पास जो है बाद में हो जाएगा। दूसरा पार्ट है उस पर बाद में, तो 11th ईजी था, 11th ईजी था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट के बराबर है तो डेप्शन नहीं लगेगी, वरना आपके पास 10 लाख माइनस 9 लाख को 20 सालों में डिवाइड कर दिया था। 12वां आसान था, 13वां आसान था, 14वां आसान था, ये सारे चेंज वाले थे। 15th आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर का, बड़ा ही आसान सा था। 15th आपका बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। 16th में भी दिक्कत नहीं आई होगी, आपके पास आसान सा था। बच्चे कह रहे सर 17th क्वेश्चन के अंदर में हमें दिक्कत परेशानी आई थी। 17th क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी कैसे आ सकती है? ओ माय गॉड। तो 17th क्वेश्चन में बच्चों ने बोला है, तो एक बार के लिए 17th क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है वो। कह रहा है स्कांदा लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी 2.5 करोड़ की, 5 साल पहले खरीदी थी बेटा, 5 साल पहले खरीदी थी। डेप्रीसिएशन जो चार्ज हो रही थी वो 10% पर एनम के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन, यूजफुल लाइफ 10 साल है। कह रहे तीसरे साल के बिगिनिंग में जाके मशीनरी को रीवैल्यू किया 3 करोड़ का, और जो सरप्लस था कहाँ चला गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। डेप्शन प्रोवाइड करी गई रीवैल्यूड अमाउंट पे ओवर द बैलेंस लाइफ ऑफ 8 साल। ऑब्वियसली भाई 10 साल लाइफ थी, अगर 10 साल लाइफ थी बेटा, तो बेटा उस केस के अंदर में बात समझने की कोशिश करो। 2 साल अगर बीत गए थे तो 8 ही बचे थे ना? हाँ सर 8 ही बचे थे, ठीक है ना। अब कह रहे हैं मशीनरी को हमने करंट ईयर में बेचा। ये करंट ईयर कौन सा है? 5वें साल के अंत में। करंट ईयर कौन सा है? 5वें साल के अंत में, ठीक है ना। अब वो कहता है इतने में बेचा, गिव द ट्रीटमेंट फॉर द अबव इन कंपनी अकाउंट। क्या ट्रीटमेंट होगी अगर मशीनरी ने फेच किया सिर्फ इतने रुपए? तो दो केसेस अलग अलग बता दिए आपके पास में, ठीक है ना। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते जाएंगे बेटा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग बोला 5 साल पहले, तो हमने 5वें साल के एंड तक पहुंचना है, जिसमें तीसरे साल के बिगिनिंग में उसने रिवैल्यू भी किया है। अब इसमें सबसे पहले आपका ऐसे 2.5 करोड़ का है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मुझे बताओ कितने सालों की डेप्शन लगेगी? सर 2 सालों की लगेगी। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर तक पहुंचना है, मीन्स 2 सालों की डेप्शन लगी। कितने की लगी? 2 सालों की डेप्शन लगी बेटा। तो जब 2 सालों की डेप्शन लगी, 10% पर एनम है आपके पास में, 2 सालों की लगेगी, लाइफ 10 साल है। वो चाहे लाइफ दे देता है चाहे रेट दे दिया, एक ही बात है, मेरे को दोनों ही दे दिया उसने, ठीक है ना। फिर आपके पास 2.5 करोड़ पे 10%, 2 सालों की डेप्शन लगी 50 लाख। तो आज एसेट कितने का दिख रहा है? 2 करोड़ का। ये कब दिख रहा है? बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में। अब हमने उसे रीवैल्यू करके ले गए 3 करोड़ पे, तो 2 करोड़ के एसेट को 3 करोड़ पे अगर लेके जाना है, 2 करोड़ के एसेट को 3 करोड़ पे अगर लेके जाना है, मुझे बताओ तो कितने से इंक्रीज करोगे? 1 करोड़ से ना। ब्रिजेश बेटा बड़े बनो जीवन के अंदर में, हर चीज के लिए टाइमलाइन मांगोगे तो पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चन कर पाओगे। पेपर में आपके 15 क्वेश्चन आने हैं। जहां टाइमलाइन की आवश्यकता होती है वहां टाइमलाइन बनाए, तो बेटा इतना भी नहीं सोच पाओगे तो जीवन में कैसे चलेगा? कैसे कर रहे हो बातें? तो बेटा यहां पर मैं क्वेश्चन में स्टार्टिंग से शुरू हुए, 2 साल की डेप्शन लगाई, तीसरे साल के बिगनिंग में पहुंचे, अब हमने रिवैल्यू किया, 3 करोड़ पे आ गए। 1 करोड़ से हमने वैल्यू बढ़ा के अब कितने पहुंच गए? 3 करोड़ पे पहुंच गए। अब मुझे बताओ लाइफ कितनी बची है? तो लाइफ बची है 8 साल, क्योंकि 2 साल बीत गए। तो अब इसको हमने डिवाइड कितने सालों में करना है? 8 साल में करना है। अब मुझे बताओ तीसरे साल से लेके कौन से साल तक पहुंचना है? 5वें साल के एंड तक पहुंचना है। तो कितने साल की डेप्शन लगेगी? 3 इयर्स की डेप्शन लगेगी। कितने साल की डेप्शन लगेगी? 3 इयर्स की डेप्शन लगेगी। तो क्योंकि लाइफ अब 8 साल में डिवाइड करना है, तो 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 8, ये 1 साल की आ गई। और कितने सालों की लगाओगे? 3 सालों की। भाई लाइफ 8 साल बची है ना, 10 थे, 10 में से 2 चले गए, तो कितने बचे? 8 साल। 8 में से अब थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 3 सालों की लगाओगे। तो 3 सालों की जब डेप्शन लगाई तो इतनी आई, और अब वैल्यू इतनी दिख रही है। ये कब वैल्यू दिख रही है? एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, जिस साल बेचने की बात हो रही है, क्योंकि उसने ये यहाँ पे लिखा था 5 years ago। कहानी यहां से सुना रहा था, कहानी यहां से सुना रहा था। अब इसे बेचा है हमने, दो केसेस है अलग अलग, या इतने में बेचा या इतने में बेचा। तो अगर आपके पास बेटा डिस्पोजल प्रोसीड इतनी है या इतनी है, आपका क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा ऑब्वियसली। या तो 75 लाख का लॉस आ गया या इतने का लॉस आ गया, जिसने कहाँ चले जाना है आपके पास? प्रॉफिट लॉस आपके पास जो है पीएल में चला जाएगा। हाउएवर, हाउएवर
आपके पास एक छोटी सी बात और आ गई कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट पड़ा था, क्योंकि बेच ही दिया, तो वो कहां चला जाएगा? रेवेन्यू रिजर्व में, रिटेन अर्निंग। तो वो यही बोला, रिवैल्यूएशन रिजर्व डायरेक्टली ट्रांसफर कहां हो जाएगा? रिटेन अर्निंग में 1 करोड़ रुपए। ये तो बोला ही था ना, डी रिकॉग्नाइज होने पे सारा सरप्लस जो होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व का, वो कहां चले जाता है? रेवेन्यू रिजर्व में। और नन्ना कह रही है सर 3 साल क्यों लिए? अरे यार, क्या हो गया नन्ना बेटा? बेटा आज आप ईयर 1 के बिगिनिंग पे हो, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, मैं कैसे बताऊं बच्चे को? बेटा इनिशियली हमारी साल जो है लाइफ 10 साल थी, 1 से लेके 10 तक। बेटा दूसरे साल के एंड तक आए हम लोग, ये पहला साल, ये दूसरा साल। यहाँ रीवैल्यू किया है हमने, और हमने अब 5वें साल के एंड तक आना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये आपके पास तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये 5वां साल है। तो बेटा 3 साल की डेप्शन लगाओगे ना बेटा? पहले 2 साल की लगाई, फिर 3 साल की लगाओगे। भाई तीसरे साल के बिगिनिंग में रीवैल्यू किया तो 2 साल की लगाई, फिर रीवैल्यू किया। अब 5वें साल के एंड तक अगर पहुंचना है तो 3 ही साल की लगाओगे। बेटा तीसरा चौथा 5वां साल, अब अगर मेरे को ये काउंटिंग भी सिखानी पड़ेगी तो बेटा मैं कैसे जाऊंगा? ऋषभ बेटा इसमें सेकंड रिवॉल्यूशन कहाँ पे है? मुझे तो समझ ही नहीं आई बात। मेरे को तो कहीं नहीं दिख रही सेकंड रिवॉल्यूशन, तुम्हें दिख रही है तो तुम बेटा अलग से अपनी किताब को चेक करो। चलो, अच्छा जी, 18th क्वेश्चन में तो कह रहा था मेथड चेंज किया डेप्रिसिएशन का, एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी। एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी कैसे चेंज को रिकॉर्ड करोगे? तो बेटा ये तो आपके पास क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो इसका क्या है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, इसमें तो हमने चर्चा करी थी। क्योंकि आपके एस्टिमेट की वजह से आपके पास आप लगाते हो कि मेथड के आपको बराबर बेनिफिट मिलेगा कि आपके पास डिमिनिशिंग मिलेगा, उसके हिसाब से आप लगाते हो। तो आपका ये चेंज इन एस्टिमेट कहलाया जाता है। ये जनरल थ्योरी वाले हैं। इनके चांसेस बड़े कम है, इनके चांसेस बड़े कम है। 19 भी आसान था, बिल्डिंग और लैंड अलग अलग एसेट होते हैं। 20th में आपके पास रेडी टू यूज जब हो जाएगा, तब तब से डेप्शन लगनी चालू हो जाएगी। 21st में फैक्टर थे, कल हमने बात करी थी भाई, आपके पास में क्या एक्सपेक्टेड फिजिकल वियर एंड टीयर क्या है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने में यूज हो रहा है, कोई प्री डिटर्मिन लीगल आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बात है। तो ये थ्योरी वाले जनरल रीड करने हैं, इनके आने के चांसेस कम है, पर इंस्टीट्यूट ने क्योंकि दिए हुए हैं तो एक बार बस पढ़ लीजिए, ठीक है ना। 22 तो बिल्कुल ही वैसे आपके पास थ्रेटिकल था, उसमें सिर्फ कहानी लिखी हुई है, पढ़ना है। वो बार बार आपको बोलेगा अगर मैं रिपेयर मेंटेनेंस करूंगा तो डेप्शन ही लगाऊंगा, अगर लगाओगे भैया रिपेयर मेंटेनेंस तो रिपेयर मेंटेनेंस होता है। अब गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस तो कराओगे, सर्विस वगैरह, पर डेप्शन तो अलग से लगेगी ना, ठीक है ना। अलग अलग चीजें बोलता जा रहा है, तो अलग अलग पॉइंट देता जा रहा है। वो पूरी अंग्रेजी आपके पास लिखी हुई है, सिर्फ आपको वन टाइम रीड करना है। ओनली यू नीड टू रीड वन टाइम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सिर्फ रीड करना है आपको, ठीक है ना। मुझे सी पार्ट बच्चा कह रहा है, द वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट लाइक प्रॉपर्टी इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड हेंस चार्जिंग डेप्शन डज नॉट मेक सेंस। बेटा अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल ही अडॉप्ट कर लो ना, डेप्शन तो आपके पास आनी आनी है। तो यहां पर मैं सर्टेन एसेट्स लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी डू इंक्रीज इन वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। अवर सच एसेट्स को हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं एंड नॉट फॉर सेल, मतलब हम बेचने के लिए थोड़ी ना, बेचने के लिए तो इन्वेंट्री है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंगली सिंस एसेट यूज हो रहा है कैरिंग ऑफ बिजनेस, तो डेप्शन आपके पास ट्रू एंड फेयर व्यू देगी। हेंस द आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एप्रिशिएट इज नॉट वैलिड। अगर आप रीवैल्यू करते हो तो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पीपी, देन इट हैज द ऑप्शन टू अप्लाई द रीवैल्यूएशन मॉडल। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल भी करोगे तो जिस दिन रीवैल्यू कर लोगे उसके बाद तो डेप्शन अगले साल की लगाओगे ना। अब आप एनुअल रिवैल्यूएशन करोगे तो 1 साल की लगाओगे, 3 से 5 साल है तो 3 से 5 साल लगेगा। तो उसके हिसाब से आपके पास क्या होगा, उसके हिसाब से आपके पास में ये चीज आएगी, ठीक है ना। तो यहां पर में डेप्शन तो मैंडेटरी है। आपको पता है क्या डेप्शन वैसे मुझे बताओ लगाना जरूरी है? क्या डेप्शन लगाना जरूरी है? द आंसर इज यस। अगर सेक्शन 123 आपको ये बात बोलता है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से बोला था, अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो डिविडेंड देने के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्शन चार्ज करना अनिवार्य है।
डेप्रिसिएशन चार्ज करना अनिवार्य है। अब ये नहीं कह सकते मैं डेप्शन चार्ज ही नहीं करूंगा, कि डेप्शन चार्ज ही नहीं करूंगा। ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा, क्या आपके पास किसी बच्चे का डाउट, मुझे बस इतनी सी बता दो, एनी डाउट फ्रॉम 17 to 22 एक्सेप्ट फॉर टेंथ का सेकंड पार्ट, एनी डाउट टिल 22, एनी डाउट टिल 22, क्योंकि मुझे फिर चैप्टर को धीरे धीरे करके क्लोज वाले पोजीशन पे लेके आना है। तो कोई होमवर्क में किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? होमवर्क के किसी क्वेश्चन में बच्चे का किसी का डाउट तो नहीं है? एक ने लिख दिया 13, एक ने लिख दिया 14। बच्चे कह रहे सर हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको। 13 भी लिख दिया, 14 भी लिख दिया, 22 का डी भी लिख दिया। ये कहते हम आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको। चलो, 13वें में क्या डाउट है बेटा? बेटा अगर इनमें भी डाउट है तो सच में मैं कह रहा हूँ कि मैं तो आज छलांग मारूंगा ही। अर्का लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी 3000 लाख की, डेप्शन चार्ज हो रही है 10% स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, यूजफुल लाइफ 10 साल। चौथे साल के अंत में जाके मशीनरी को रीवैल्यू कर दिया बेटा 2700 लाख में और सेम अडॉप्ट कर लिया। क्या कैरिंग अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ ईयर 5 और 6? कोई चेंज नहीं है यूजफुल लाइफ में। अब बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। आपको 4 साल के एंड तक पहले पहुंचना है, तो 4 साल की डेप्शन लगाओ। एक साल की कितनी बनेगी? 3000 का 10% आपके पास 300, और 4 साल की लगा दोगे, चौथे साल के अंत में है तो 1200। तो 3000 में से 1200 लगा के 1800 पहुंच गया। अब रीवैल्यू करके 22700 पे लेके जाना है तो कितने से इंक्रीज करूंगा? 900 से इंक्रीज करूंगा, तो 2700 पे आ गया। अब मुझे बताओ बैलेंस लाइफ कितनी है? सर 4 बीत गए तो बैलेंस लाइफ 6 साल है। लाइफ में बोला ना कोई चेंज नहीं है। अब 2700 को 6 सालों में डिवाइड करना है, वो दोनों सालों की इंडिविजुअली पूछ रहा है। तो 2700 डिवाइडेड बाय 6, देखो कंप्यूटेशन भी दी हुई है, 2700 डिवाइडेड बाय 6, तो इतनी इतनी वैल्यू ईयर एंड पे आ जाएगी। सच में इसमें भी था डाउट। 14 में भी डाउट है। ये क्वेश्चन वैसे मैंने पता है फाउंडेशन की बुक से डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 फाउंडेशन की बुक से डाला हुआ है। बी लिमिटेड ने एसेट खरीदा, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपए का, मैनेजमेंट ने एस्टिमेट करी लाइफ 10 साल और रेजिडुअल वैल्यू 20,000। एसेट 8 साल पुराना है और ड्यूरिंग दिस टाइम कोई रिवीजन नहीं हुई एसेट्स और रेजिडुअल वैल्यू में। अब 8 साल के बाद जाके, पहले 8 साल के एंड तक तो आ जाओ, पहले 8 साल के एंड तक तो आ जाओ आपके पास में। ठीक है ना। तो यहां पर मैं 2 लाख माइनस 20,000, हर साल की डेप्शन कितनी होगी पहले, डिवाइड बाय 10, 18,000 पर एनम। और 8 साल के अंत में बुक वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख माइनस 18,000 इंटू 8, तो वो आपके पास पहुंच जाएगा 2 लाख माइनस 144,56,000, इतने पे दिखेगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने बोला 8वें साल के एंड में जाके मैनेजमेंट ने रिव्यू करी यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू। यूजफुल लाइफ एक्सटेंडेड टू 12 ईयर्स इन व्यू ऑफ द मेंटेनेंस प्रोग्राम। अब वो टोटलिटी में बोल रहा, रिमेनिंग नहीं बोल रहा, टोटलिटी में बोल रहा है बेटा। तो 8 बीत चुके, टोटल 10 सोची थी, 2 बचने चाहिए थे, वो कहते 2 नहीं, अब 12 टोटल है तो 4 बचे ना। अब बैलेंस लाइफ कितनी है? बैलेंस लाइफ कितनी है? 4 साल, और रेजिडुअल वैल्यू भी कितनी है? 10,000। तो 56,000 को रेजिडुअल वैल्यू 10,000 छोड़ के कितने सालों में डिवाइड करना है? 4 सालों में। तो 46,000 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? 11,500। तो ईयर 9 से डेप्शन कितनी आ जाएगी? 11,500। 11th का ए। बेटा अगर एसेट खरीदा ही 10 लाख का है और रेजिडुअल वैल्यू भी 10 लाख है, क्या डेप्शन लगाओगे? कहाँ है ये बच्चा? मैं ढूंढ रहा हूं इसको। कहाँ है ये बच्चा?
बेटा कल बताया था अगर रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू योर कॉस्ट तब डेप्शन कैसे लगाओगे? बच्चे ने पूछा है कि 11th के में, बेटा अगर आप रेजिडुअल वैल्यू ही कॉस्ट के बराबर है तो क्या डेप्शन लगेगी? द आंसर इज नो। कल एग्जांपल भी लिया था आपके सामने, बताया भी था। मैं पहले कह रहा हूं आज की क्लास तब तक है जब तक स्टैंडर्ड खत्म नहीं होगा, फिर कहना मत हम लेट हो गए। चलो भाई, अब जरा मेरी बात सुनते चलो, क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ होमवर्क वाले, ताकि होमवर्क वाला सेगमेंट कंप्लीट करके फिर हम क्लास वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्लास वाले जो बचे हुए क्वेश्चंस है उन पे चलेंगे, ठीक है ना? हाँ, श्री जी की लाडी आज दूसरे बच्चे का नाम ले रही है। जब खुद ऐसे हरकतें करते हैं तब मुंह छुपाते हैं लोग। हाँ, आज बता रहे हैं। सर उसने पूछा था डाउट, ताकि उसकी बच जाए। बजाऊंगा तो बेटा मैं आप ही की फिर भी। हाँ। इन द बुक्स ऑफ टॉप मेकर लिमिटेड कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 1 अप्रैल 2022 को कितना दिख रहा है? 5630। बेटा वो कहता है ओपनिंग में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 5630। स्क्रूटनी में पता चला कि एक मशीनरी है वर्थ 21,12,000 की, जो इंक्लूड है इन द परचेज ऑफ, आपके पास में जो हमने गुड्स खरीदी। तो एक मशीनरी हमने खरीदी है 21,12,000 की। कौन सी डेट को? 1 जून को। 30 जून को जाके एक कंपनी ने डिस्पोज करी एक मशीन, बुक वैल्यू 9,60,000 की, जो ओपनिंग में थी। कितने में? 8,25,000 में। तो हमने उसको बेचा है, फर्स्ट डे वाली मशीन को बेचा कब है? पर 30 जून को। और एक न्यू मशीन भी खरीदी है, कितने की? 15,65,000 की। ठीक है ना? कितने की नई मशीन खरीदी है एक और आपके पास? 1565 की। कंपनी का डेप्शन का मेथड है 10% डब्ल्यूडी मेथड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। क्या पूछ रहा है? इस साल की डेप्शन बता दो, बुक वैल्यू बता दो प्लांट मशीनरी की ईयर एंड पे, और प्रॉफिट लॉस बता दो जो एक्सचेंज के समय किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये क्वेश्चन पता है इंटर का ही नहीं। ये क्वेश्चन इंटर का ही नहीं। सर फाइनल क्या क्या है? अरे नलायको, ये क्वेश्चन फाउंडेशन का है। फाउंडेशन में ऐसा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन फाउंडेशन का है, जहां डेप्शन वगैरह पूछ रहा है, बुक वैल्यू पूछ रहा है। अरे कोई रिवैल्यूएशन हो, कुछ हो तो बात भी समझ आए। ये क्वेश्चन तो फाउंडेशन का है। बताओ, ये क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा? फैक्ट लिख देता हूं। तो यहां पर मैं ओपनिंग में कितना है 1 अप्रैल 22 को? 5630। फिर 1 जून को उसने परचेज करी है 21,12,000 की। फिर 30 जून को सेल कर रहे हो 960 वाले को 825 में। बुक वैल्यू 960 है, और वो बुक वैल्यू 1 अप्रैल की है, और बेचा कितने में? एट 825 पे, एक प्रकार से। और एक नया भी खरीद रहा है, एक्सचेंज होके एक नया भी आ रहा है, कितने का? 1565 का। आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है यहां पर मैं, बताओ इस साल की डेप्शन रेट वगैरह कितना है? 10% है। अब इस क्वेश्चन के अंदर में, मैं ध्यान से मेरी बात सुनते जाओ बेटा। इस वाले हिस्से में से एक हिस्से को बेचा जा रहा है ना, और बाकी बैलेंस है जो पूरे साल यूज होगा। कौन से हिस्से को बेचा जा रहा है? जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 960 थी फर्स्ट डे। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 4670। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है,
ये वाले हिस्से पे कितने महीने की डेप्शन लगेगी, क्योंकि इसे 3 महीने बाद बेचा है 30 जून को, तो 3 महीने की लगेगी। इस पे पूरे 12 महीने की लगेगी, इसको पूरे साल यूज किया है। जो नया खरीदा 1 जून को, वो 1 जून से लेके ईयर एंड तक कितने महीने हो गए, 10 महीने, इसकी 10 महीने की लगेगी। और ये जो एक और आ रहा है आपके पास में इतनी कॉस्ट का, इस पे 9 महीने की लगेगी। बस ये लो। अब अगर पहले तो इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो। जो फर्स्ट डे था उसी में से एक हिस्से को बेचा है ना, 960 वाला हिस्सा जो फर्स्ट डे वैल्यू थी, तो 960 को अलग करा, उस पर तो 3 महीने की लगेगी ना, 3 महीने यूज किया। जो बचा हुआ हिस्सा आ गया इसमें से, वो पूरे साल यूज किया। जो नया खरीदा 21,12,000 का, उस पे कितने महीने की लगेगी साल के अंत तक, 1 जून से लेके 31 मार्च तक, 10 महीने की। और जो ये वाला इस दिन आपके पास आ रहा है खरीद रहे हो, उस पे कितने महीने की लगेगी, 9 महीने की लगेगी। इसमें अगर डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में इसी से लिंक्ड है, बाकी तो कोई लफड़ा ही नहीं बचा। यहां तक बात क्लियर है। अब इसी को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है आप लोगों के साथ में ज्यादा, तो हम अपनी प्रेजेंटेशन इंडिविजुअली कर दोगे बेटर रहेगा। देखो, ठीक है ना। तो ओपनिंग वैल्यू जो 4670 का था, वो पूरे साल यूज हुआ 12 महीने। उस पर पूरे साल की 467 डेप्शन लगी, तो उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। चेक करते चलो कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे चेक करते चलो। तो 4670 वाले पे पूरे साल की लगी 467, तो उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। घर पे ट्राई करते रहना अपने पास, अभी चेक कर लो कैलकुलेटर पे फटाफट, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे चेक कर लो। अच्छा, जो हिस्सा बेचा वो 960 वाला बेचा, उस पे कितने महीने की डेप्शन लगेगी सर, 3 महीने की लगेगी। तो 3 महीने की कितनी लगी, 24,000 लगी। क्या ये ईयर एंड पे बचेगा, नो, इसको तो बेचने में इसका प्रॉफिट लॉस निकलेगा, तो ये ईयर एंड पे तो आएगा ही नहीं ना। तो ईयर एंड वाले कॉलम से इसलिए इसको हटा दिया, क्योंकि ये तो क्या कर दिया, बेच दिया। अभी इसके प्रॉफिट लॉस की बात कर लेंगे, पर इस पे डेप्शन तो 3 महीने की आएगी ना इस साल की। तो आपसे अगर कोई पूछे पूरे साल की डेप्शन कितनी है, तो आप बताओगे ना 24,000 डेप्शन है। पर वो क्लोजिंग वाले कॉलम से हटा दिया, क्योंकि उसे बेच दिया, उसका प्रॉफिट लॉस अलग से निकाल लेंगे अभी, उसका प्रॉफिट लॉस अलग से बता देंगे। अच्छा, जो नया खरीदा था 1 जून को से लेके 31 मार्च तक, 21,12,000 को, उस पर कितने महीने की लगेगी, 10 महीने की लगेगी। वो 10 महीने की देख लो कितनी आती है, 176, और उसकी बची वैल्यू आ जाएगी 1936। ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास 21,12,000 का एक खरीदा है, जिसपे 10 महीने की डेप्शन आएगी, जिसपे 10 महीने की डेप्शन आएगी। और जो आपके पास एक नई मशीनरी खरीदी है 1565 की, वो 1 जुलाई को आई थी 30 जून को, तो उस पर कितने महीने की आएगी, 9 मंथ। और इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई। तो आपके दो वैल्यूज तो आपकी टिक हो गई। कौन कौन सी दो चीजें, एक डेप्रिसिएशन इस साल की, एक पे पूरे 12 महीने की, एक पे 10 महीने की, एक पे 9 महीने की, एक पे 3 महीने की, तो डेप्शन का कॉलम आ गया। एक उसने पूछा ईयर एंड की वैल्यू क्या है, तो ईयर एंड पे बचे हुए 3 ही है, जो बेच दिया वो तो खत्म ही हो गया, जो बेच दिया वो तो खत्म ही हो गया। हाँ, अब जो बेचा उस पर कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है एक प्रकार से, वो देख लो। जो बेचा उस पर प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है वो देख लो। तो उस केस के अंदर में उसकी वैल्यू कितनी थी, 960 थी फर्स्ट डे, 3 महीने की डेप्शन लगाई हमने, जो ऊपर निकाली थी 24, तो उसकी वैल्यू 936 हो गई। और 936 वाले की वैल्यू जो है, 936 वाले की जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, उसको कितने में एक्सचेंज करा जा रहा है, उसकी वर्थ कितनी लगाई जा रही है, 825। 825, तो बाकी का क्या हो गया, लॉस हो गया ऑन एक्सचेंज। मैं उसके बदले नहीं ले रहा हूँ ना, तो उसके बदले नहीं ले रहा हूँ। बच्चा कहता है इस नए वाले, क्योंकि वो एक्सचेंज करा है, तो बच्चे को लगता है यार एक्सचेंज करने से पता नहीं क्या हो गया, एंट्री बता दो। अरे यार उसकी वर्थ कितनी लग रही है, अब ये देखो ना, आज मेरे पास वो 936 का है, उसकी वर्थ कितनी लगाई, 825, तो मेरे को लॉस हो गया 1,11,000 का। पर बच्चा कहता है सर इसकी एंट्री, क्योंकि इसके बदले जो न्यू आ रही थी वो 1565 की थी, तो समझो आपने एंट्री क्या डाली होगी, आपने एंट्री क्या डाली होगी, आपने एंट्री बेटा डाली होगी इस समय जब नया खरीदा है, तो मैं बता देता हूं, प्लांट एंड मशीनरी न्यू
अकाउंट डेबिट नहीं आ रही थी 1565 की। ठीक है जी। टू, पुराने वाली बाहर होएगी कितने से, जो उसकी बुक वैल्यू है 936। बेचने पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कहाँ चला जाएगा, पीएल में। और बाकी टू बैंक है क्योंकि हमने जो पैसे दिए। भैया मैं कहता हूं बेटा, आप नई गाड़ी लेके आ रहे हो और पुरानी गाड़ी देके आ रहे हो, सिंपल सी बात समझना। अब नई गाड़ी जो लेके आ रहे हो वो इतने की है, और जो पुरानी है उसकी वर्थ 825 लगाई थी, तो बाकी आप नगद दोगे ना उसे। नई गाड़ी इतने की है, पुरानी गाड़ी इतने की है, तो बाकी नगद दिया। कितना नगद दिया, डिफरेंस देख लो, 740। तो आप ये मत सोचो कि एक्सचेंज की वजह से पता नहीं क्या हो गया यार, एक्सचेंज की वजह से क्या हो गया। आपसे कोई रेक्टिफिकेशन नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, यहाँ कोई एंट्री नहीं देनी, आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना है। जब मैं सिर्फ वो जवाब दे रहा था, बच्चा कह रहा था एंट्री डालो। जब मैं एंट्री डाल रहा हूँ तो बच्चा कह रहा है कि आपके पास में सर एंट्री डालना मैंडेटरी है। आंसर इज नो, एंट्री नहीं डालनी यार। मुझे सच में कई बार लगता है आधे बच्चे मेरी क्लास को म्यूट करके ही सुनते हैं, और मुझे नहीं समझ आता वो कैसे सुनते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि वो कैसे सुनते हैं जब वो म्यूट करके सुनते हैं। समटाइम्स आई स्टिल वंडर। हाँ जी। भाई ये एंट्री सिर्फ तुम्हारी क्लैरिटी के लिए है। जब तक नहीं डाली थी आधे बच्चे लगे हुए थे एंट्री डालो एंट्री डालो एंट्री डालो, तो भाग्य को हो रहा था एंट्री डालो एंट्री डालो। चलो, अब मेरी बात जरा सुनते चलो। जो बचे हुए क्वेश्चन है बेटा उसके लिए आ जाओ। आई थिंक टिल 21 तक तो हमने अपने पास सारा कर लिया था। मूविंग फर्दर, 21 तक में तो मेरा कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं था। 22 बड़ा आसान सा है। ठीक है, फटाफट से आ जाओ, हम आगे क्वेश्चन बढ़ने लगे हैं। बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है, कहते हैं फायर लिमिटेड ने इक्विपमेंट खरीदा एक पावर प्लांट के लिए ऊर्जा लिमिटेड से ड्यूरिंग द ईयर 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ 100 लाख। ठीक है ना। फायर लिमिटेड ने पे करा सिर्फ 90% आज, और बैलेंस बोला 10% में दूंगा 1 साल के बाद, जब अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होगा इक्विपमेंट का। तो कहता है आज 90% दे रहा हूँ, 10% 1 साल के बाद दूंगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जाके ऊर्जा लिमिटेड ने बाकी 10% वेव ऑफ ही कर दिया, जो वो पीएनएल में ले गया। तो बेटा प्राइस एडजस्टमेंट हो रही है, प्लीज समझो। मैंने 100 लाख का खरीदा, 90 लाख दे दिए, 10 लाख रुपए अभी दिए नहीं। 10 लाख रुपए 1 साल बाद देने थे, उसने खुश होकर मुझे 10 लाख बोल दिया, छोड़ दिए। 10 लाख मेरे छोड़ दिए, और वो 10 लाख को वो कहता मैं तो पीएनएल में ले गया। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, तो तुम मैनिपुलेशन कर रहे हो। तुम एसेट को 100 लाख का दिखा रहे हो, और 10 लाख जो उसने प्राइस एडजस्टमेंट आपके साथ कर दी, एक प्रकार का जो डिस्काउंट दे दिया आपको, वो थोड़ी ना पीएनएल में ले जाओगे। ये नॉर्मल डिस्काउंट रिसीव नहीं है, वो गुड्स का होता है जो आप पीएनएल में लेके आते हो, फिक्स एसेट का है। ये फिक्स एसेट का है, वो आपके पैसे छोड़ रहा है, वो आपके पैसे छोड़ रहा है। ठीक है ना। तो उस केस के अंदर में वो डिस्काउंट रिसिप्ट के तौर पे लेके, क्या ये ट्रीटमेंट सही है बेटा। अगर चेंज इन प्राइस होता है, प्राइस एडजस्टमेंट जो होती है उसका इफेक्ट किस में होता है, प्राइस एडजस्टमेंट अगर हो रही है टू बी इफेक्टेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट की कॉस्ट ही कम करोगे भैया 10 लाख से, थोड़ा ना 10 लाख आप पीएल में ले जाओगे। किस पे ले जाओगे, 10 लाख आप क्या करोगे, आप एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट करोगे। तो एसेट वैल्यू मैं इसका यहीं पे लिख देता हूं, टू बी रिड्यूस बाय 10 लाख।
एसेट की वैल्यू को ही 10 लाख से क्या करोगे, कम, एंड नॉट टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल। वो पीएल में थोड़ी ना जाएगा, वो पीएल में थोड़ी ना जाएगा, कॉस्ट ही करेगा ना कम तो यार, कॉस्ट ही करेगा ना कम तो। हाँ जी, जनरल सा क्वेश्चन था, 2 लाइनों का ही था आंसर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो जो ट्रीटमेंट उसने करी वो गलत करी, एज यूजुअल हमेशा की तरह हमारा अकाउंटेंट क्या निकला, गलती निकला। 99% केस में हमारा अकाउंटेंट क्या निकल रहा है, गलत निकल है, गलत ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, 23rd देखेंगे, 23rd देखेंगे। 23rd क्या है, ascertain the value at which various items of fixed assets are to be shown in the financial statements of Velvet Limited, an amount to be debited to profit and loss account in the context of the relevant years। तो दो चीजें पूछ रहा है, एक आप अपने पास में, एक आप अपने पास में बेटा फिक्स एसेट को बैलेंस शीट पे किस पे दिखाएंगे, और दूसरा पीएनएल में कितनी डेप्शन जाएगी, पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा, दो चीजें पूछ रहा है, ठीक है ना नारायण बेटा। यस ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टिव ही होता है। नरेशंस आपके पास, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है आप वो दे दीजिए। 2 पॉइंट्स है, पहला है बैलेंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 1 अप्रैल 21 को कितने का है, 1,20,000 का। कहता है 1 अप्रैल 21 को इसमें से ऑफिस इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है, वो रिटायर्ड फ्रॉम यूज एंड हेल्प फॉर डिस्पोजल रख दिया। अच्छा, ये वो पॉइंट आ गया जो कल सीखा था। एक ऑफिस इक्विपमेंट का जो हिस्सा है वो किसी काम का नहीं और उसे निकाल के रख दिया स्टिकर लगा के, उसके स्टिकर लगा दिया इसे बेचना है, उसकी एनआरवी कितनी है, 2,000, और डेप्शन का रेट वैसे कितना है, 15% डब्ल्यूडीपी पे। तो हमारे पास यहाँ पर में ध्यान से सुनो, यहाँ पर में हमारे साथ ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है। पहले बात हो रही है ऑफिस इक्विपमेंट की। वी हैव टू कंपोनेंट्स इन दिस। एक है रिटायर्ड फ्रॉम यूज एंड हेल्प फॉर डिस्पोजल, और एक है आपके पास में बैलेंस जिसे यूज करेंगे। टोटल में हमारे पास कितने का है, टोटल में था 1,20,000 का। इसमें से ये कितनी बुक वैल्यू का है, ये है बुक वैल्यू बेटा 20,000 का, और तो दूसरा कितना हो गया, 1,00,000 ऑब्वियसली। इसकी एनआरवी तो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, इसकी एनआरवी है 2,000। तो मुझे बताओ इसे किस पे वैल्यू करेंगे, सर ये वैल्यू होगा वैल्यू रेट 2,000। तो 2,000 पे दिखाने के लिए कितने का लॉस बुक होगा, 18 का। लोअर ऑफ अबव। और ये हमारा कहाँ दिख रहा होगा, करंट एसेट में, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है। निकाल के रख दिया और बेचने के लिए रख दिया, निकाल के रख दिया और बेचने के लिए रख दिया। तो आपके पास इसको किस पे वैल्यू करते हैं, इसका जो लॉस अगर बनता है कंजर्वेटिज्म के हिसाब से बुक करो, इसको एनआरवी पे दिखाओ, और ये हेल्प फॉर डिस्पोजल है, करंट आपके पास एसेट के रूप में दिख जाएगा किताबों में। ऑब्वियसली इस पे अब कोई डेप्शन लगनी चालू नहीं होगी ना, इस पे अब कोई डेप्शन नहीं लगेगी, इसको तो बेचना ही है, इस पे कोई डेप्शन नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इस पे डेप्शन का मुद्दा नहीं आएगा। हाँ, जो बचा हुआ है उस पे क्या लगेगी, डेप्शन लगेगी। कितना परसेंट बोला था, 15%, 15%।
सॉरी। तो क्लोजिंग वैल्यू 85,000। लॉस रिकॉग्नाइज बेटा, जी सिंह बेटा, लॉस रिकॉग्नाइज कितना है? इस पे लॉस कितना रिकॉर्ड कर रहे हो? 18। इसका 15, और ये बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 85। तो जब आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, वैसे बता देता हूं, तो एक नॉन करंट एसेट में आ रहा है, एक करंट एसेट में आएगा। यहाँ दिख रहा होगा 85, और यहाँ दिख रहा होगा 2000। और पीएल में कितना जाएगा? कैप्शन का खर्चा 15,000, और जो लॉस उसका था वो कितना? 18,000। तो पीएल में दो चीजें जा रही है, 15 और 18 मिला के टोटल कितना चला गया पीएल में? 33। और बाकी बैलेंस शीट में कितना दिख गया? 87। ठीक है ना? चेक कर लेंगे बेटा, चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे। क्या ये हुआ सभी का? क्या ये वाला क्लियर हुआ सभी का? यस सर, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट क्या पूछा उसने? बुक वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की 1 अप्रैल 21 को कितनी है? 7,20,000। कहता है 1 अगस्त 21 को एक आइटम ऑफ मशीनरी खरीदी इन एक्सचेंज पर, उसके बदले 500 शेयर दिए, फेस वैल्यू 10 वाला। शेयर मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की 1 अगस्त 21 को कितनी है? 120 रुपए। कहता है हमने एक नया एसेट खरीदा और उसके बदले शेयर्स दिए थे 500 शेयर, एक्सचेंज का केस है, और उनकी फेयर वैल्यू 120 है। कह रहे डेप्शन का रेट कितना है? 10% पर एनम डब्ल्यूडीवी। तो यहाँ दो आगे, एक फर्स्ट डे से पढ़ा है, एक नया खरीद है, और उसके बदले शेयर्स दिए थे, तो उसे किस पे दिखाएंगे? सर जिस जो दिया है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है शेयर्स की, उस पे दिखाया जाएगा, उसकी कॉस्ट वो बन जाएगी। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट आ रहा है बेटा हमारा, प्लांट एंड मशीनरी, इसके अंदर भी दो हिस्से हैं, एक ओपनिंग से है, एक नया खरीदा। जो ओपनिंग से है उसकी वैल्यू कितनी है? 7,20,000। इस पे तो क्या लगेगी? पूरे साल की डिडक्शन 10%, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेवन ट्वेंटी वाले पे इतनी लगी तो कितना रह गया? 648। इसकी कॉस्ट क्या होगी? जो दिया उसकी फेयर वैल्यू 500 इंटू 120। ये 1 अगस्त को खरीदा। कब खरीदा? 1 अगस्त को खरीदा। ठीक है ना? और इस पे डेप्शन जो लगेगी
वो 10% के हिसाब से लगेगी, कितने महीने की लगेगी फटाफट से बताओ सर। 1 अगस्त से 31 मार्च तक लगेगी, तो 8 महीने हो गए। तो 4,000 होगी डिडक्शन। तो इसकी क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56। तो बैलेंस शीट में जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? इतनी। और जो पीएनएल है, वहाँ क्या क्या खर्चा जाएगा? डेप्रिसिएशन। कितना कितना बेटा बना? 704 और 76। देख लो भाई, क्वेश्चन इजी सा था हमारा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इजी सा था, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सर? यहाँ तक क्लियर है हमें? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब मेरी बात जरा सुनते जाएंगे। ये क्वेश्चन आसान सा था, लड्डू सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगले वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, जनरल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा बताने लायक बात नहीं है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है ना? वो नए होंगे आपके लिए। एंटिटी ए ने कैरी करा प्लांट एंड मशीनरी, किताब में कितने का दिख रहा है? 2 लाख का। ऑब्वियसली कह रहा है इनको जी आग लगी, डिस्ट्रॉयड, आग, फायर। एसेट को इंश्योर करा रखा था न्यू फॉर ओल्ड, एंड रिप्लेस करा इंश्योरेंस कंपनी ने विद द न्यू मशीन, जिसकी कॉस्ट कितनी? 20 लाख रुपए। कहता है बेसिकली क्या हुआ, एंटिटी ये प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख का, 2 लाख का दिख रहा है, आग लग गई, नुकसान हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी बड़ी मजेदार है। इंश्योरेंस पॉलिसी के न्यू फॉरवर्ड कहता है अगर आपका पुराने वाला डिस्ट्रॉय हुआ, हम आपको नया मशीन देंगे। पैसे नहीं, हम आपको नया मशीन देंगे। तो आपको नई मशीन इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, जो कितने की है वैसे? 20 लाख रुपए की है। कह रहा मशीन एक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड कंपनी डिड नॉट रिसीव 220 लाख एज कैश। का हमें कैश नहीं मिल रहा, हमें नई मशीन मिल रही है। कहते बताओ कैसे दिखाओ? तो बेटा ये दो अलग अलग चीज है, पुरानी का लॉस अलग रिकॉर्ड होगा, नया का फायदा है। तो पुरानी का लॉस कितना है? लॉस ड्यू टू फायर, पुरानी वाली आपके पास अलग से चली गई 2 लाख रुपए, तो वो तो खत्म हो गई किताब से। पुरानी वाली का तो लॉस आपका अलग से आ जाएगा पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑन डी रिकॉग्निशन, वो तो खत्म हो गई 2 लाख पे। वो तो 2 लाख का आपका लॉस है जो पीएल में चला जाएगा। एंट्री बन जाएगी PLL 2 प्लांट एंड मशीनरी, वो खत्म होगी, 2 लाख वाली खत्म होगी। हाँ, जो नहीं आ रही है, जो नहीं आ रही है वो आपके पास किस पे आ जाएगी? एंटिटी ए शुड रिकॉग्नाइज सेपरेटली, रिकॉग्नाइज अ रिसीवेबल एंड अ गेन इन द इनकम स्टेटमेंट, वो फायदा हो गया। तो जो न्यू मशीन आई, वो आपकी किस पे दिखेगी? उसकी वैल्यू कितनी है? 20 लाख है। उसकी वैल्यू कितनी है? 20 लाख। और वो आपके लिए क्या हो गया? एक प्रकार का गेन हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि उसकी एंट्री क्या डलेगी? उसकी एंट्री डलेगी आपके पास में प्लांट एंड मशीनरी टू, आपके पास में जो आपका पीएनएल में गेन जाएगा, ठीक है ना? रिजल्टिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्रोसीजर, अगर रिसीट वर्चुअली सर्टेन है। हाँ, क्योंकि ये मिलने की बात हो रही है, आप पैसे नहीं दे रहे, ये मिलने की बात हो रही है, तो बेटा फायदे में एक बात सिंपल होती है, ये आप तब तक रिकॉर्ड नहीं करते, हम यह 29 में सीखेंगे, जब तक पूरा पक्का ना हो जाए। जब तक पूरा पक्का ना हो जाए तब तक हम अपने पास में नहीं दिखाते। मतलब कि आपके नाम पे उन्होंने पर्चा ना काट दिया हो कि यस हम आपका क्लेम ये पूरा अप्रूव करते हैं, पास करते हैं, तब तक कच्चा ही है ना। वर्चुअली सर्टेन क्या है? जब तक पक्का ना हो जाए।
AS9 भी बोलता था रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, और दूसरी बात हमारा AS29 भी बोलेगा। फायदे की बात है, फायदा उम्मीद पे नहीं है, फायदा जब पक्का होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो आपका रिसीवेबल किस पे दिखेगा? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जो प्रोवाइड कर रहा है। तो आप एंट्री क्या डालोगे? प्लांट एंड मशीनरी टू PNL। वो गेन हो गया आपके लिए, फायदा हो गया 20 लाख से, और वो 2 लाख का लॉस है। दोनों अलग अलग आएंगे। हम एक स्टैंडर्ड करेंगे अभी जाके, मतलब AS29 में बात होगी, AS5 आएगा। वो बोलेगा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती है, जैसे ये आपके पास में नुकसान वगैरह है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आग वगैरह लगी, दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, तो इनको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाता है। तो यू कांट डू द नेटिंग बेटा, आप नेटिंग नहीं कर सकते, आप दोनों को अलग अलग दिखाएंगे। तो 2 लाख का लॉस अलग रिकॉर्ड हो रहा है, और जो 20 लाख का फायदा वो अलग रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना? तो वो आपका अलग से आएगा। इट कांट बी शोन एज अ नेट, वो नेट नहीं दिखेगा, ठीक है ना? हाँ जी, ये वाली बात क्लियर हुई? यस सर। अब मेरे को आपसे कुछ मेन बातें करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? हमारे बचे हैं 3 क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली हमें क्या है, उनको थोड़ा समझना है। इजी है बट ऑब्वियसली आपके लिए नया है, इजी है पर थोड़ा सा नया है। आंसर तीनों के गिवन है, बट हमें समझने हैं, हम सॉल्विंग भी करेंगे अपने एंड पे, तो डोंट वरी। बेटा आपके पास जो है, ध्यान से सुनते जाना, सब्सिक्वेंट कॉस्ट में, सब्सिक्वेंट होता है बाद का खर्चा, बाद में लग रहा है। बाद में क्या है? कोई आपका डे टू डे सर्विसिंग की कॉस्ट है ना, वो तो सिंपल है। आप गाड़ी की रिपेयर कराते हो, मशीन के लिए आपने सर्विसिंग वगैरह कराई, ऑयलिंग वगैरह, वो नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा। रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कहाँ जाता है? PNL में। तो रिपेयर मेंटेनेंस खर्चा कहाँ चला जाएगा? सिंपल आपका PL में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, जो नॉर्मल आप रिपेयर मेंटेनेंस करते हो। मेन आता है, मेन आता है अगर आप किसी पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो। मुझे बताओ, क्या आप कंपोनेंट वाइज अकाउंटिंग कर रहे थे? डेप्रिसिएशन कंपोनेंट वाइज निकाल रहे थे? क्या आप डेप्रीसिएशन कंपोनेंट वाइज निकालते हो? द आंसर इज यस। कल हमने सीखा था, हमने लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह में बात करी थी, हमने अपने पास एयरक्राफ्ट के एग्जाम्पल की बात करी थी, ठीक है ना? तो उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर भी रूफ वगैरह और टाइल्स वगैरह फिक्सचर्स वगैरह अलग अलग थे, अलग अलग पार्ट, जो हर हिस्सा जिसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है और जिसकी लाइफ सेपरेट है, उसको डेप्रिशिएट सेपरेटली करते हैं, सेपरेटली डेप्रिशिएट किया जाता है। कल एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल लिया था, एक फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी थी, उसके 4-5 कंपोनेंट थे, वो किया था। एक होमवर्क में भी ऐसा क्वेश्चन था आपके पास, तो हमने बातें सीखी थी। अब वो कहता है अगर कुछ समय के बाद जाके आप उसके किसी एक पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो, कुछ समय बाद जाके आप उसके किसी पार्ट को रिप्लेस कर रहे हो, तो क्या करना है? भाई उसका एक पार्ट अब खत्म हो गया लाइफ, या खराब हो गया, भाई एक पार्ट की लाइफ खत्म हो गई, या आपके पास में क्या है, एक पार्ट आपका खराब हो गया, तो आप सिर्फ उस पार्ट को चेंज करोगे ना, आप सिर्फ उस पार्ट को चेंज करोगे। तो यहाँ बड़ा सिंपल सा रूल है, रूल बड़ा सिंपल है, बट सिंस नया है ना, आपने किया नहीं होता, इसलिए मैं इसको लास्ट में कराता हूँ। नया है बट है बड़े आसान से। कहता है सिंपल सी बात है, कहता है तुम्हें हर पार्ट का पता है, तो एक काम करो, जो पुराना पार्ट किताबों में जितने का दिख रहा है, पुराना पार्ट की वैल्यू जितनी किताबों में दिख रही है, उसे किताबों से बाहर कर दो, वो तो चला गया, जो चला गया उसे निकालो, और जो नया आया उसे कैपिटलाइज कर दो। तो सिंपल सी बात क्या बोली, पुराने पार्ट को डी रिकॉग्नाइज करना है और नए पार्ट को रिकॉग्नाइज करना है। ऑब्वियसली अगर क्राइटेरिया मीट होता है, क्राइटेरिया क्या है कि लाइफ 1 साल से ज्यादा है, वो तो भाई, अब ये थोड़ा बोलेगा जो पुराने पार्ट तो था अजी नया नहीं है, लिखता तो जरूर है स्टैंडर्ड हमेशा कि कभी भी रिकॉग्नाइज करना है तो क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, कॉस्ट रिलायबली पता है कितनी है, 12 महीने से ज्यादा लगे, तो ऑटोमेटिक है, तो उसे कोई अलग से क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं होती। अब आप वो लिखता है प्लांट मशीनरी खरीदी, तो आप ये तो ना बोलते हो नहीं नहीं बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉस्ट मेजरेबल है, वो सारी चीजें लिख के देता है। तो बस सिंपल सा रूल क्या है, पुराने को बाहर कर दो, नए को कैपिटलाइज कर दो, पुराना जितना दिख रहा है उसे किताबों से बाहर कर दो और नए वाले की वैल्यू को ऐड कर दो, वो रिवाइज वैल्यू बन जाएगी। तो यहां पर मैं 2-3 क्वेश्चन यहां पे आपके साथ करना चाहता हूं इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 25 है, आरटीपी का क्वेश्चन है। कहते हैं RS लिमिटेड ने एक हैवी प्लांट खरीदा था, कितनी कॉस्ट का? 2 करोड़ रुपए का। कहता है इसकी जो लाइफ है ना, वो 10 साल है। दूसरे साल के अंत में जाके एक मेजर कंपोनेंट इसका था बॉयलर। तो पूरा प्लांट है, उसमें एक हिस्सा है बॉयलर, एक कंपोनेंट है बॉयलर, जो अब खराब हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। जो इसमें से कितने रुपए का था? 50 लाख का था। तो इस 2 करोड़ के अंदर में बॉयलर कितने का है? 50 लाख का है। 2 करोड़ के अंदर बॉयलर 50 लाख का है।
कहता है और उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी एज फर्दर मेंटेनेंस ऑफ अनइकोनॉमिकल। वो खराब हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, मगर उसे रिप्लेस मेंटेन करूंगा उसका, आपका रिपेयर तो बहुत महंगा पड़ेगा। उससे अच्छा हम पुराना निकाल देते हैं, नया लगा लेंगे। कहता है जो बचा हुआ प्लांट है वो तो बिल्कुल सही है, एंड एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स। तो 10 साल थे, 2 बीत गए, तो 8 ही बचे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नया बॉयलर कितने का है? 60 लाख रुपए का है। नया बॉयलर कितने का? 60 लाख है। कहते हैं क्या कॉस्ट ऑफ न्यू बॉयलर भी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट, एंड इफ सो व्हाट शुड बी द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एट दिस एंगल। पहले पूछ रहे क्या नए प्लांट को कैपिटलाइज कर सकते हो, तो आंसर इज यस। नए प्लांट, नया बॉयलर को क्या कैपिटलाइज कर सकते हो? यस। उससे अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने हैं और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है, तो आपके पास द न्यू बॉयलर विल प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट मेजरेबल है, तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एसेट। और पुराने वाले की जो वैल्यू है उसे क्या कर देंगे? डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो पुराने को हटाना है, नए को ऐड करना है। पुराने को हटाना है, नए को ऐड करना है। अब मैं इसे सॉल्व करना सिखा देता हूं आपको। मैं खुद ही सॉल्व करता हूं पहले। आंसर गिवन है, पर डोंट वरी, मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सही बच्चे मेरे साथ सुनेंगे। बेटा ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास प्लांट की कितनी है? और इसमें बॉयलर जुड़ा के है 2 करोड़। कितने सालों की डेप्शन लगेगी सर? 2 सालों की, क्योंकि 2 साल बाद तक पहुंचना है। तो 2 करोड़ है, लाइफ कितनी थी? 10 साल, 2 सालों की डेप्शन लगी। 2 करोड़ का खरीदा था ना? 2 करोड़ पे आपके पास में क्या करेंगे? हमारे पास में 10 साल आपके पास लाइफ है, और 2 साल की डेप्शन लगी, तो कितनी होगी? 40 लाख। तो ये आ जाएगा कैरिंग अमाउंट एट एंड ऑफ ईयर 2। क्या ये इंक्लूडिंग बॉयलर है? मैं फिर से, मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, इसका रेलिवेंस है समझना। ये इंक्लूडिंग बॉयलर है, यस। इसमें बॉयलर की वैल्यू जुड़ी हुई है बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे साल के अंत में जाके इसमें से एक हिस्सा बॉयलर निकाला और नया बॉयलर डाला, तो क्या बोलता है? पुराने वाले की जितनी वैल्यू है इससे बाहर कर दो, माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड बॉयलर प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू बॉयलर। नया बॉयलर तो कितने का है? 60 लाख का है। मजे की बात क्या है, पुराने वाले की कितनी वैल्यू है वो बाहर करनी है, नए वाले को ऐड करना है। तो इसका क्या करो, हमेशा क्या करो, अलग से वर्किंग नोट में दिखा दो। वो वहीं दिखाता है ना, तो बच्चा गलत कर देता है। पुराने को हटा देना है, पुराने की वैल्यू हटा देनी है, नए वाले को ऐड कर देनी है। तो बेटा इसकी वर्किंग नोट में वैल्यू आ जाएगी मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू 50 लाख है? क्या इसकी वैल्यू 50 लाख है? अरे नहीं सर, 50 लाख नहीं है। 50 लाख तो ओरिजिनल थी ना कॉस्ट। भाई 2 साल की डेप्शन तो बॉयलर पे भी लगी ना। भाई ये वैल्यूज विद बॉयलर है, तो डेप्शन भी तो विद बॉयलर है, तो इस वैल्यू के अंदर बॉयलर की अमाउंट जो है वो 50 लाख थोड़ी ना रही, उस पर भी तो डेप्शन लगी। तो कॉस्ट कितनी थी बॉयलर की? माइनस डेप्शन फॉर 2 ईयर्स। तो कितनी कैरिंग अमाउंट है? 40 लाख। तो कितना आ गया? 40 लाख। बड़ा ही आसान सा पॉइंट है,
बड़ा ही आसान सा पॉइंट है, यस। इसमें हम एड ऑन करेंगे धीरे धीरे, बट ये पॉइंट बड़ा आसान सा है। तो यहां पर में आपके पास वैल्यू कितनी बन गई? 1,80,00,000 नए की। क्या इसी में नया पॉइंट कराऊं, कि अगले क्वेश्चन से अगला नया पॉइंट कराऊं? क्या इसी क्वेश्चन में आपको नया पॉइंट बता दूं जो बताने वाला है? यार इसी क्वेश्चन में बता दो, हमारे को कंपैरेटिव हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा कि अगर एक ही क्वेश्चन में फर्क क्या पड़ सकता है, इसमें आप हमें ये बताओ फर्क क्या पड़ सकता है। तो लो, इसी में मैं ऐड ऑन कर देता हूं केस नंबर 2। क्योंकि आपको कंपैरेटिव से होगा तो आपको बेटर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉयलर 50 lakhs नॉट गिवन इन क्वेश्चन। और एक चीज लिख रहा है, डिस्काउंट रेट इज 8%। उसने हमें क्वेश्चन के अंदर में ये नहीं बताया कि उस 2 करोड़ में बॉयलर की वैल्यू 50 लाख है। वो 50 लाख नहीं बता रहा, वो 50 लाख नहीं बता रहा। अब आप मुझे बताओ कहां जाके फंसोगे? अगर वो 50 लाख नहीं बता रहा तो आप कहां जाके फंसोगे? सर हम फंस जाएंगे, यहां तो कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये आ गया, ये नया भी ऐड कर देंगे। जब हम ये निकालने जाएंगे तो ये इसके लिए ये 50 लाख था, ये तो है ही नहीं। हमारे पास ये 50 लाख गिवन नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। तो वहां फंस गए, हम वहां फंस गए। तो मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये 50 लाख गिवन नहीं है, ये 50 लाख गिवन नहीं है मान लो। तो कैसे होगा? तो वो कहता है आपको चाहिए तो है ही, आपको चाहिए तो है ही। तो कहते हैं सिंपल सी बात सुनो, ध्यान से सुनना। वो कहता है आपने इस दिन प्लांट खरीदा 2 करोड़ का। आपने इस दिन नया बॉयलर लिया 60 लाख का। आपको जानना है कि इस 2 करोड़ के अंदर में बॉयलर की कितनी वैल्यू है, क्योंकि वो पता नहीं। तो कहते हैं काम करो, कहता है आपको ये तो पता है ना कि नया बॉयलर आज कितने का मिल रहा है। कंप्यूटेशन तो आप 2 साल बाद ही करोगे ना, कंप्यूटेशन आप 2 साल बाद कर रहे हो, आपको ये तो पता है कि नया बॉयलर कितने का। तो कहता है काम करो आप, अब वो डिस्काउंट रेट देगा। डिस्काउंट रेट का मतलब है जो आपका इंटरेस्ट रेट है। वो कहता है डिस्काउंट रेट 8% है या 10% है, कुछ भी दे सकता है, वो क्वेश्चन पे देगा आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। कहता है काम करो, इस 60 लाख की जो 2 साल बाद की है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो फर्स्ट डे की, वो बॉयलर की कॉस्ट होगी। अगर वो नहीं दे रहा तो जो नया बॉयलर है वो 2 साल बाद खरीदा है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो आज भी 2 साल बाद इतने का, आज भी इतने का ही होता। क्या आप कह सकते हो कि जो बॉयलर है वो अगर 2 साल बाद 60 लाख का मिल रहा है तो फर्स्ट डे भी 60 लाख का ही होगा? नहीं ना भाई, इन्फ्लेशन वाली बात आएगी ना, इंटरेस्ट फैक्टर भी तो आएगा ना, तो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होगा।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये 100 रुपये है तो 1 साल बाद ये 108 हुए और फिर 108 में 8% ऐड करके वो वैल्यू हुई। तो ये वो वाली वैल्यू है, मुझे ये चाहिए। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर ये 1 रुपया है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। और 2 साल का है तो क्या करूंगा, 1/1.08 टू टाइम्स करूंगा। कितने टाइम करूंगा, 2 बार करूंगा। तो 1/1.08 0.857। 3 डेसिमल तक लिख दो या आपने आगे तक जाने कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि मेरे लिए 1/1.08 करना है, 2 बार कैलकुलेटर पे दबाना है, एक बार इक्वल टू फिर दोबारा इक्वल टू। दूसरे साल का चाहिए, दूसरे साल का चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद है। यानी कि इसका मतलब ये होता है, अगर आज मैं 0.857 बैंक में डालता हूं 8% ब्याज पे, तो वो 2 साल बाद 1 रुपया बन जाएगा। कहने का मतलब ये होता है प्रेजेंट वैल्यू का, कि 2 साल बाद का 1 रुपया आज का 0.857 है। आपने जितने डेसिमल तक निर्णय ले लो, ऑब्वियसली आंसर वेरी कर जाएगा, बट यू विल गेट योर फुल मार्क्स, ठीक है ना। मैंने 3 तक ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास में कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉयलर कितनी हो जाएगी, 60 लाख इंटू 0.857। 5142, 5142। और अब मेरी कैलकुलेशन क्या होगी, इतना फर्क कैसे आ रहा है बच्चों का यार। 5140 आपके पास 40, वो आप अगर बेटा लास्ट तक करेंगे तो आपका आ जाएगा वो 2-1 हजार का फर्क, इसीलिए है। आप कैलकुलेटर के लास्ट तक जाएंगे तो वो 5144 हो जाएगा वो, बिल्कुल आप जैसे कर रहे हैं 033 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर में आपके पास सिंपल है, आप जैसे मर्जी कर लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू को लेके मैं आप लोगों को दोबारा से भी आगे जाके बताऊंगा। वैसे आपका पूरा एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। आप वैसे फाउंडेशन में भी जब गुडविल का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, एन्युटी मेथड वहाँ भी सीखते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथ्स में भी सीखते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू के आपके पास जो है कॉन्सेप्ट को, डोंट वरी, मैं आपको अगले स्टैंडर्ड में जाके वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा 1-2 स्टैंडर्ड्स में, तो मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, अगर जिन बच्चों को प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट का नहीं पता। तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि मेरा यहाँ एक आधे क्वेश्चन में रोल है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, पर मेरा आगे जाके आएगा तो मैं आपको ये समझा दूंगा। वैसे एफएम के सब्जेक्ट में और बाकी जगह में आपके पास पूरा आता है, ठीक है ना। अब बेटा ये तो कॉस्ट आई है, पर मुझे क्या चाहिए, इसकी 2 साल बाद कैरिंग अमाउंट। ये पता है कौन सी वैल्यू आई है, ये आया है कि ये आया है, सर ये तो ये आया है, ये तो ये आया है। अभी इस पे 2 साल की डेप्शन भी तो लगेगी। हाँ, इस पे 2 साल की डेप्शन भी तो लगेगी। तो इसलिए बेटा मैंने 3 डेसिमल तक लेकर बोला था आपको, जनरली भी प्रेफर फॉर 3 डेसिमल्स। अगर आप लोग लेना चाहते ले सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस क्या होगी, डेप्रिसिएशन लगेगी फॉर 2 ईयर्स। तो 15,142 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, 1028,400। 41,13,600। आदित्य बेटा आज के 1 रुपये 1 साल बाद के 1 रुपये 8 पैसे हो गए ना बेटा। आज का 1 रुपया आपके पास में जो है
वो क्या किया जाएगा? हाँ जी। कार्तिक बेटा उसने कहीं पे बोली नहीं है बात कि दोनों की लाइफ अलग अलग है, बोलता तो मैं लेता। ठीक है ना। आदित्य बेटा आज अगर 1 रुपए डाल रहा हूं तो 1 साल बाद वो 1 रुपए 8 पैसे हो गए। 2 साल बाद वो 1 रुपए 8 पैसे में 8% ऐड करूंगा तो वो वैल्यू वैल्यू बन गई ना। तो उसी की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इससे क्या होता है 1/1 + R बोल देते हैं। मैं तभी बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों ने कभी जीवन में इसे ना किया हो, तो मैं इसके ऊपर पूरी बारीकी आप लोगों को किस में दे दूंगा, अगले स्टैंडर्ड में जाके दे दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है, जो एफएम की क्लास नहीं लगा रहे, उन्होंने नहीं शुरू किया हुआ, भी डोंट वरी, मैं अपनी तरफ से एक बार आपको फिर भी पूरा बारीकी में बता दूंगा, घबराइए मत। मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे का कारण बता दूंगा, पीवी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। फाउंडेशन में भी होता है, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें, फाइनल में भी आता है, हर जगह आता है, बट फिर भी हम एक बार बात कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई, तो अब क्या करना है बस। आपके पास जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था, वो केस 2 के अंदर में आंसर में फर्क कहाँ पड़ेगा? ये वैल्यू तो 1,60,00,000 की थी बेटा, ये 41,13,600 है, और ये 60 लाख होगी। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, वो मैंने वहीं पे दिखा दिया, मैंने वहीं पे दिखा दिया। तो ये कितना बनता? 178,86,400। ठीक है ना। चलो चेक कर लो। क्या ये क्वेश्चन हो गया सभी का? अगर तो वो दे रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने को डी रिकॉग्नाइज, नए को रिकॉग्नाइज, बस इतनी सी बात है। पुराने को डी रिकॉग्नाइज, नई को रिकॉग्नाइज। सेम तरीके से मेरा अगला क्वेश्चन है, उसमें वो दे नहीं रहा, तो मैंने आपको सिखाई दिया, तो आप मेरे साथ फटाफट से क्वेश्चन कर पाएंगे, फटाफट से क्वेश्चन कर पाएंगे, आ जाओ। क्या दे रहा है? भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक्वायर करा एक हैवी मशीनरी, कितनी कॉस्ट में बेटा? 1,000 lakhs में। कहता है जिसकी ब्रेकडाउन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज नॉट प्रोवाइडेड, आपको इसके टुकड़े नहीं दे रहा, जो मैंने आपको सिखाया वो नहीं पता, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसकी वैल्यू कितनी है एक बार। लाइफ कितनी है मशीनरी की? 10 साल है। कह रहा है छठे साल के एंड में जाके, इसमें छठे साल के एंड में जाके हो रहा है। कहता है टरबाइन जो एक मेजर कंपोनेंट था इस मशीनरी का, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर यूसेज एंड मेंटेनेंस अनइकोनॉमिकल है। कह रहा रिमाइंडर ऑफ दी जो मशीन है वो बिल्कुल सही चल रही है और एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अनदर 4 years। ठीक है ना। तो कहता है आपके पास में मशीन जो है वो बिल्कुल सही बाकी चल रही है, वो अगले 4 साल और चल लेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट जो है आपके पास में नया टरबाइन की कितनी है? 450 लाख। ट्रीटमेंट बता दीजिए क्या होगी, एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन डेप्शन और डिस्काउंट रेट 8% है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया, अब यहां नहीं पता ना कितने का है, यहां नहीं पता ना कितने का है, तो क्या ये क्वेश्चन आप मेरे साथ में सॉल्व कर लेंगे? सर ये तो हम आंसर से चेक करा दो, क्या आंसर से चेक करा दूं? कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, आंसर किया हुआ है। पहले तो बस ज्ञान ही बांटा हुआ है, पुराने पार्ट को डी रिकॉग्नाइज, नए पार्ट को रिकॉग्नाइज, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट का ही क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट के हैं। तो इसमें बेटा हमने क्या कितने का लिया था? हिस्टोरिकल कॉस्ट 1,000 lakhs का लिया था, और उस पर 6 सालों की डेप्शन लगाई 10%, 10 साल लाइफ के हिसाब से 6 साल की, तो 100 lakhs की आपने जब लगाई डेप्शन, 1 साल की 100 लाख बनेगी, तो 6 सालों की कितनी होगी? 600, तो वैल्यू कितनी रहेगी? 400। वैल्यू कितनी रहेगी? 400। ठीक है। अच्छा जी, नया वाला कितने का है? 450 लाख का, तो 450 ने ऐड होना है, पुराने वाले ने बाहर होना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। जो वैल्यू आई उसमें नए वाला ऐड, पुराने वाला माइनस, नए वाला तो ऐड हो गया, पुराने वाले का देखना। अब यहां क्या करेंगे? 1/1.08 कितनी बार करना है कैलकुलेटर पे? 6 बार करना है, पीवीएफ।
और इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 450 से, वो आएगी उसकी फर्स्ट डे की वैल्यू, वो आएगी उसकी फर्स्ट डे की वैल्यू। तो 1 डिवाइड बाय 1.08, ये आ रही है बेटा 0.6301 करके आ रही है मेरे पास, कुछ चेक करो, यही आ रही है 0.6301 करके, इंटू 450 करते हो तो 283.58 आ जाता है। इन्होंने पूरे कैलकुलेटर के हिसाब से ही किया हुआ है, आप 3 डेसिमल से लिख के करोगे तो फर्क पड़ जाएगा। आप सिर्फ 0.63 अगर जीरो लेते हो, 3 डेसिमल तक लिखते हो, तो वो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, डोंट वरी, उन्होंने वो पूरा करके लिया है। तो 283.5 आता, तो 283.5 आता। मेरे को पता है बस क्या प्रॉब्लम है, मेरे को पता है बस क्या प्रॉब्लम, बच्चा इसमें क्या गलती करता है, क्या गलती कर सकता है। बच्चा इसमें गलती करता है कि वो इस वैल्यू को वहां से माइनस कर देता है। नहीं, ये फर्स्ट डे की वैल्यू है, उस नए टरबाइन की फर्स्ट डे की वैल्यू है। तो ये पुराने टरबाइन की इफेक्टिवली वैल्यू होगी फर्स्ट डे की। इस पे 6 साल की डेप्शन कौन लगाएगा मुन्ना, इस पे 6 साल की डेप्शन भी तो लगेगी। ओ हाँ सर, ये हम भूल सकते हैं। तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो आ गया, पर तुम पहले तुम आगे से पीछे आए, और अब आगे से फिर दोबारा जाना है। मतलब आप 6 साल से फर्स्ट ईयर में आए, अब फर्स्ट ईयर से 6th ईयर तक भी तो पहुंचना है। बस वहां गलती ना कर देना, वहां गलती ना कर देना। माइनस भी तो करनी है डेप्शन फॉर 6 ईयर्स। यहां यही करा है, 283.58 माइनस डेप्शन फॉर 6 ईयर, जो इतनी बनेगी, तो ये वैल्यू इतनी आ गई। डेसिमल्स की वजह से फर्क हो सकता है, डेसिमल्स की वजह से फर्क हो सकता है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये आंसर आ जाएगा। ये कौन से क्वेश्चन करा रहा हूं, इनको क्या बोलेंगे क्वेश्चन को, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। दिस इज समथिंग एक्चुअली न्यू, जो आपने कभी पहले नहीं किया होता, ऑनेस्टली फाउंडेशन वगैरह में कभी नहीं किया होता। बेटा 5 साल क्यों जाओगे, जब 6 साल के एंड में हो रहा है तो 6 साल ही स्टार्टिंग में जाओगे ना। अब ऐसा क्यों जाओगे वो उस पर क्यों जाओगे आप, क्योंकि डिस्काउंट रेट अलग है, डेप्शन का रेट अलग है, तो यू हैव टू गो टू द फर्स्ट ईयर, और फिर 6 साल की डेप्शन लगाओगे। क्या ये क्वेश्चन हो गया, क्या ये क्वेश्चन हो गया, क्या मैं अंतिम क्वेश्चन पे चलूं। बेटा सेम चीज किसमें करी जाती है, रूल वही है देखो, मतलब अगले क्वेश्चन में नहीं है, वैसे बता रहा हूं कि वही है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट में क्या, पुराने को डी रिकॉग्नाइज, नए को रिकॉग्नाइज। और ऐसी अगर कोई मेजर इंस्पेक्शन कराई जाती है, मेजर इंस्पेक्शन होती है कि भाई जो जरूरी है, वो जो कैपिटलाइज होती है, मेन इंस्पेक्शन है, उसमें भी यही रूल है, अगर कल को नई इंस्पेक्शन कराओगे तो पुरानी को डी रिकॉग्नाइज, नए को रिकॉग्नाइज। क्वेश्चन नहीं आता, बस रूल है आपका जो पता होना चाहिए। अगर कोई भी हिस्सा उसका चेंज हो रहा है, हिस्सा कोई चेंज हो रहा है, तो पुराने को हटा देना, नए को लगा देना, पुराने को डी रिकॉग्नाइज, नए को रिकॉग्नाइज। अब यहां पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, एक अंतिम क्वेश्चन है। ये ऑब्वियसली क्वेश्चन लास्ट में कराने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो ध्यान से सुनते जाना। मैं आपके पास बड़े ही आराम से चलूंगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान से मेरी बात को जरा सुनते जाना। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहता है, जो अक्षर लिमिटेड है, उन्होंने इंस्टॉल करा एक नया प्लांट। कहता है वैसे वो अपने आप में क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड इंकर द फॉलोइंग कॉस्ट। तो उन्होंने एक नया प्लांट ओपन किया, और आपके पास में जो है उसके ऊपर खर्चे लगे। कहते हैं प्लांट की जो कॉस्ट है सप्लायर के इनवॉइस के हिसाब से वो 30 लाख रुपए है। इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग का खर्चा लगा 1 लाख, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। साइट प्रिपरेशन का खर्चा 2 लाख लगा, ऐड हो जाएगा। कंसल्टेंट की फी है फॉर एडवाइस और एक्विजिशन प्लांट 50,000, वो भी ऐड हो जाएगी।
इंटरेस्ट के चार्जेस पे करे सप्लायर को अगेंस्ट डेफर्ड क्रेडिट, वो नहीं होते हैं भाई। लेट पेमेंट करने की वजह से ब्याज देना पड़ रहा है, वो आपके पास नहीं आता है। एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट 50,000 लगना है 10 साल बाद। प्रेजेंट वैल्यू 30,000 है, बताओ जी कितना ऐड करेंगे? कई बच्चे बताएंगे ऐड कितना करेंगे, करेंगे भी कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कितना करेंगे? सर आपके पास सिंपल सी बात है, बाद का तोड़फोड़ का खर्चा ऐड तो होगा, और वो किस पे करते हैं ऐड? प्रेजेंट वैल्यू पे, अगर दे देता है। मैंने बताया था जल्दी देता नहीं था, यहाँ दे रहा है लिख के 30,000 प्रेजेंट वैल्यू है, तो 30,000 ही करोगे ना ऐड, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया हुआ। ऑपरेटिंग लॉसेज हुए बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन 40,000, वो नहीं आएगा। ठीक है ना? कहता है कंपनी ने आइडेंटिफाई करा है इसके अंदर मोटर्स जो लगी हुई थी इस प्लांट में, एक सेपरेट कंपोनेंट है, एंड अ कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख इन द परचेज प्राइस। तो कहते हैं इस 30 लाख के अंदर में मोटर की हिस्सा 5 लाख है। इस 30 लाख में मोटर का हिस्सा 5 लाख है, 30 लाख में। एंड बाकी कॉस्ट को एलोकेट कर देना प्रोपोर्शनेटली। कहते हैं जो बाकी खर्चे लगे, अब अगर मुझे सिर्फ मोटर का हिस्सा जानना है, मोटर एक अलग सेपरेट कंपोनेंट है, तो मैं बाकी खर्चों को क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मैं एक क्या आसान सी बात कह सकता हूं, ध्यान से सुनना। अगर 30 लाख में मोटर इतने की है, तो रिमेनिंग जो प्लांट है वो कितने का हुआ? 25 लाख का। कहना ही से कि जो भी खर्चे हैं उनकी रेशियो में 1/6 मोटर का खर्चा और 5/6 रिमेनिंग पॉइंट का खर्चा है। उसने यही बोला ना, जो आपके बाकी भी सारे खर्चे लगे, डिलीवरी का है, साइट प्रिपरेशन है, वो उनकी रेशियो बांट दो। तो अगर 30 लाख के अंदर में मोटर की वैल्यू 5 लाख है, तो बाकी हिस्सा जो है वो 25 लाख का हुआ। तो जो खर्चे बटेंगे वो इस रेशियो में बट जाएंगे दोनों में, ताकि तभी तो सही वैल्यू मोटर की जान पाओगे और सही वैल्यू प्लांट की जान पाओगे। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है ना? कहता है यूजफुल लाइफ प्लांट की जो है और मोटर की जो है वो अलग अलग है, एक की 10 साल है, एक की 6 साल है, और एसएलएम मेथड लगता है। तो इसकी लाइफ मोटर की कितनी है बेटा? 6 साल लाइफ लेनी है, और इसकी लाइफ कितनी लेनी है? 10 साल लेनी है। पहले क्या मैं यहां तक आपको कॉस्ट निकलवा दूं? क्या मैं पहले दोनों की कॉस्ट निकलवा दूं? उतने तक देखो, मतलब मेरे को स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्वेश्चन के अंदर में 3-4 चीजें हैं, तो मैं पहले स्टेप पे चलता हूं। पहला स्टेप क्या है? मुझे एक्चुअल कॉस्ट जाननी है, तो सारी कॉस्ट को ऐड करो, 1:5 की रेशियो में बांट दो, दोनों की अपनी अपनी कॉस्ट आ जाएगी। ये वो क्वेश्चन पे बेस आ रहा है जो हमने कल किया था एयरक्राफ्ट का। भाई इंजन अलग है, बॉडी अलग है, वो अलग है। जो हमने अलग अलग पार्ट्स की बात करी, दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, तो दोनों को सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। पर दोनों को सेपरेटली डेप्रिशिएट करने के लिए दोनों की अलग अलग कॉस्ट भी तो चाहिए, दोनों की अलग अलग कॉस्ट भी तो चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि जो आपके पास में मोटर है उसकी 5 लाख है, नहीं, बाकी खर्चे भी तो है ना, वो भी तो हिस्सा जाएगा। तो आपके पास में क्या करोगे, ये 30 लाख का खर्चा था, कॉस्ट एज पर इनिशियल रिकॉग्निशन, एक तो 30 लाख है। इनिशियल डिलीवरी का आया 1 लाख, साइट प्रिपरेशन आया 2 लाख, कंसल्टेंट आया 50, डिसमेंटलिंग का आ गया 30, तो टोटल कॉस्ट आ गई। दो चीजें हमने ली नहीं है, वो हमने बता दिया। अब इसको किस रेशियो में बांट दिया? इसमें से मोटर अलग कर दिया, और वो कितना करा? 1/6 करा, देखो, और बाकी 5/6 कर दिया। तो ये दो हिस्से हो गए। तो यानी कि हमारे पास एक्चुअली में जो दो हिस्से आए वो मोटर और प्लांट की एक्चुअल जो वैल्यू है वो कितनी कितनी आई? 563,333 और 2816,667। हमारे टोटल कॉस्ट थी कितनी? 3380, जो हमने डिवाइड किया किस रेशियो में? इन 1:6, 1:5, सॉरी। यहां तक चेक कर लो पहले, आई विल गो स्लो, आई विल गो स्लो, और मेरे साथ समझ से चलो। उसने यही लिखा है कि परचेज प्राइस के अंदर वो 5 लाख था, 30 लाख में से, तो 1/6 हो गया ना, जो मैंने बोला था। अच्छा, अब लाइफ इनकी दोनों की कितनी कितनी बोली थी बेटा?
एक की 6 साल, एक की 10 साल, तो इसकी लाइफ 6 साल है, इसकी लाइफ 10 साल है। यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कहता है, कहता है चौथे साल के अंत में जाके कंपनी ने रिप्लेस किया मोटर को जो था एट अ कॉस्ट ऑफ ₹6 लाख, और एस्टिमेट करी यूजफुल लाइफ नई मोटर की टू बी 5 years। और मजे की बात क्या है कि कंपनी ने रीवैल्यू भी करा इंटायर क्लास ऑफ एसेट्स को एट द एंड ऑफ 4th ईयर, और रीवैल्यूड अमाउंट पूरे प्लांट का कितना है, 25 लाख। दो बातें इकट्ठी होगी। अरे यार ये बच्चा लेट जागा है, 1/6 कैसे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेलकम टू दी क्लास एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तुम्हारा नाम काफी हद तक मेरे जैसा है, पर सच में नाम में क्या रखा है। बेटा मैं इतनी देर से चीख चीख के कह रहा था, उसने मुझे ये बात बोली कि आपके पास में 5 लाख की कॉस्ट है परचेज प्राइस में, ये ऊपर भी लिखा था मैंने, तो 30 लाख के अंदर में मोटर का हिस्सा 5 लाख है, तो बाकी बचे हुए प्लांट का हिस्सा 25 लाख हो गया। तो बेटा हमें इस रेशियो में दोनों का डिवाइड करना है, तो 1/6 और 5/6 ही हुआ। अब अगर मैं यहीं तक नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे कैसे लेके जाऊंगा क्वेश्चन में। 1:5 में बांटना है बेटा। बेटा 30 लाख के अंदर अगर मोटर का हिस्सा 5 लाख है, तो 25 लाख बचे प्लांट का हो गया। तो अब जो भी खर्चे हैं, मैंने क्या किया, आसान काम क्या किया, टोटल करके रेशियो बांट दिया। तो वो अगर 30 में 5 है, तो रेशियो क्या बन गई, 1:5 होगी। तो 1/6 इसका हिस्सा हो गया टोटल में, और 5/6 इसका हिस्सा हो गया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं कि अभी यहीं पे हमने थोड़ी देर के लिए बैठना है। सर अब आगे बढ़िए। नारायण बेटा गलत लिख दिया तुमने, 5:25 लिखना था। चलो, कहता है चौथे साल के अंत में जाके कंपनी ने मोटर को रिप्लेस करा। कितने रुपए में नई मोटर आई, 6 लाख की, और नई आपके पास में जो है मोटर जो है उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है। तो पहले मोटर की बात कर लेते हैं, पहले मोटर की बात कर लेते हैं, फिर इवेल्युएशन की बात करेंगे। मोटर हमारे पास में कितने की थी, और उसकी लाइफ 6 साल थी। कब मुद्दा उठ रहा है, 4 साल के एंड में। कब मुद्दा उठा आपके पास, 4 साल के अंदर में। तो कितने साल की डेप्शन लगेगी सर, 4 साल की डेप्शन लगेगी ना। तो लो, सिर्फ इस हिस्से पे आपके पास में 4 साल की डेप्शन लगेगी। तो 563 था कॉस्ट ऑफ मोटर। डेप्शन कितने साल की लगेगी, 4 साल की, और वो कैसे आएगी, ये निकाली भी है। दिस डिवाइड बाय 6 × 4। भाई इसको तो 6 साल में बांटना है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी रिमेनिंग प्लांट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मोटर। मोटर की बात करो, मोटर की ओरिजिनल कॉस्ट पता है, 6 साल लाइफ है, 4 साल बीत गए, तो 4 साल की डेप्शन लगी इतनी। तो आज वो इतने का दिख रहा है, आज वो इतने का दिख रहा है कैरिंग मोटर का। अब इसको किताबों से हटा देना, नई वाली को कैपिटलाइज कर देना है। इसको किताबों से हटा दिया, नई वाली को कैपिटलाइज कर दिया, सिंपल सी बात है। तो कंपनी शुड डी रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ मोटर इतना, और नए वाला कितने का है, 6 लाख का है, जो एक सेपरेट कंपोनेंट के तौर पे आएगा। पुराना तो आउट ही हो गया, वो तो मान लो जितने में बिका होगा उसका प्रॉफिट लॉस बुक हो जाएगा जो भी है, या जीरो में बिका तो सारा ही लॉस हो गया। और नए वाला कैपिटलाइज हो गया, नए वाला कैपिटलाइज हो गया, उसकी लाइफ कितनी है, कॉस्ट ऑफ न्यू मोटर 6 लाख, लाइफ 5 साल, ये उसने मुझे दिया है। ये अब पुरानी मोटर गायब होगी बेटा, पुरानी मोटर गायब होगी, अब नई की बात आ गई। ओके अब बात करते हैं, इसी दिन हमने पूरे प्लांट को रीवैल्यू भी किया, इसी दिन हमने पूरे प्लांट को रीवैल्यू भी किया। ये तो मोटर वाला मुद्दा खत्म हो गया। कह रहा कंपनी ने रीवैल्यू भी किया पूरे प्लांट को, कितने में, चौथे साल के अंत में, और इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 25 लाख है। ओके, तो मुझे पहले जानना पड़ेगा कितने का रीवैल्यूएशन इंक्रीज वगैरह है। तो उसके लिए
क्या चौथे साल के अंत में हुआ तो क्या प्लांट पे भी 4 सालों की डेप्शन लग के वैल्यू चेंज हो चुकी होगी? सोच के बताओ, उसकी लाइफ तो 10 साल थी। तो क्या चौथे साल के एंड तक प्लांट की वैल्यू पे भी पहुंचोगे? हाँ, चौथे साल के एंड तक प्लांट की वैल्यू पे पहुंचोगे। तो आपके पास में प्लांट जो है बेटा वो कितने का था? इतने की कॉस्ट का था। इस पे डेप्शन लगी 4 साल की, डिवाइडेड बाय 10 × 4, और इसकी वैल्यू कितनी है आज? 4 साल। अब मुझे बताओ, 1690 वाले को 25 लाख पे रीवैल्यू किया है कि पूरे को किया है? सर किया तो पूरे को है, ध्यान से। उसने बोला है ये प्लांट की वैल्यू है, मोटर अलग है प्लांट अलग है, मोटर ये प्लांट की है, बचे हुए प्लांट की। और वो कहता है मैंने पूरे के पूरे को 25 लाख में रीवैल्यू किया, पूरे के पूरे को एज अ होल। अब मैं इसमें से मोटर की वैल्यू कैसे अलग करूं? सर मोटर तो आज ही खरीदी है एक नई, सुनो, मोटर तो आज ही खरीदी है, एक न्यू मोटर खरीदी है। कितने की खरीदी थी नई मोटर? ओ 6 लाख की खरीदी है। तो कहना ही से कि 25 लाख में 6 लाख तो मोटर का ही है। इस 25 लाख जो आज की फेयर वैल्यू है उसमें 6 लाख तो मोटर का ही है। ओ हाँ, आज ही तो नई मोटर खरीदी है। अगर मैंने मोटर को रिप्लेस ना किया होता तो मैं उनकी रेशो में बांट देता, समझो। अगर मैंने मोटर को रिप्लेस ना किया होता तो मैं रेशो में बांट देता 25 लाख को, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट मुझे आज ही पता है मोटर कितने की मिल रही है, नहीं लेके हटाओ मैं नई मोटर, आज 6 लाख की है। तो यानी कि 6 लाख की जब नई मोटर है तो आपके पास में प्लांट की वैल्यू कितनी होगी? रीवैल्यूड अमाउंट प्लांट की एक्सक्लूडिंग मोटर 19 लाख। तो मेरा कितने का रीवैल्यूएशन इंक्रीज आ गया बेटा? 2,10,000। भाई 1690 के प्लांट को अगर इतने में लेके जाना है तो इंक्रीज कितने का हो गया? 2,10 का। कितने का हो गया? 2,10 का। आसान है बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ ये जरूर है क्योंकि दो हिस्से अलग अलग चल रहे, दोनों को अलग अलग देखोगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है ना। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। तो बेटा ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। अब मेरे पास में इसकी लाइफ कितनी थी? 10 साल। 10 में से कितने बीत गए? 4, तो कितने बचे हैं इसके? 6। भाई इसको तो 6 सालों में करना है डेप्शेट। इसको कितने सालों में करना है? अब 6 सालों में डेप्शेट करना है, रीवैल्यू कर दिया, अब 6 साल डेप्शेट करना है। 10 साल लाइफ थी, 4 बीत गए, कितने बचे हैं? 6। कितने बचे हैं? 6 साल लाइफ। तो इसको कितने सालों में राइट ऑफ करना है आप? डेप्शन आगे की कितनी हो गई? आगे से डेप्शन कितनी होगी? रिवाइज डेप्रिसिएशन 19 लाख डिवाइडेड बाय 6, वो लिखी हुई है ऊपर, मैं फिर से लिख रहा हूँ। कितनी हो जाएगी? और जो हमारे पास में मोटर था उसकी डेप्शन कितनी हो जाएगी अब से? वो 6 लाख की थी और लाइफ 5 साल है। 1,20। भाई ऑब्वियसली बात है, नई मोटर खरीदी 6 लाख की, उसकी लाइफ 5 साल है, तो उसकी डेप्शन 1,20,000 होगी अब आगे से। जो हमारे पास प्लांट है वो 19 लाख का पहुंच गया, उसको 6 सालों में बांटना है तो उसकी डेप्शन ही आ गई। यहां तक में हम चौथे साल के एंड तक पहुंच चुके हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट जो रह गया। आसान है क्वेश्चन। लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन का, 8वें साल के एंड में जाके कंपनी ने इसे रिटायर ही कर दिया फ्रॉम एक्टिव यूज एंड डिस्पोज कर दिया, कितने में? 6 लाख में। कहता है बीच में ऑब्वियसली कोई चेंज वगैरह तो था नहीं, डिसमेंटलिंग वगैरह का जो भी है आपको एक्सप्लेन करना है, काउंटिंग जो हम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब 8वें साल के एंड में अगर आप पहुंच रहे हो बेटा तो कितने साल की डेप्शन लगेगी? कितने साल की डेप्शन लगेगी इन पे? सर हम चौथे साल के एंड तक पहुंच गए थे, चौथे साल के एंड तक पहुंच गए थे। चौथे साल के एंड से 8वें साल के एंड तक कितने साल की डेप्शन लगेगी? 4 साल की लगेगी ना? सही बच्चे बताओ, 4 साल की डेप्शन लगेगी ना? हाँ, 4 साल की डेप्शन लगेगी। पहले 4 साल की डेप्शन लगा के उनकी बुक वैल्यू तो जान लो कितनी कितनी है, फिर बताना कितने बेचा।
भाई चौथे साल के एंड तक तो आप पहुंच ही गए थे, अब 4 साल की डेप्शन लगेगी। बट दोनों के अलग अलग है, एक की 1,20,000 है, एक की समथिंग एल्स है। तो ये रहे दो हिस्से, एक मोटर एक प्लांट एक्सक्लूडिंग मोटर। वैल्यू कितनी कितनी थी आपके पास में चौथे साल के एंड में? इसकी 6 लाख थी, उसकी 19 लाख थी। डेप्शन कितनी लगी फॉर 4 ईयर्स? डेप्शन कितनी कितनी लगी? इस पे लगी 1,20,000 इंटू 4, 480। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1,20,000। ये मोटर की बात हो गई। भाई इसकी लाइफ 5 साल थी, 5 में से 4 बीत गए, एक वैल्यू बची है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू किसकी है? मोटर की। फिर आती है बात प्लांट की। प्लांट की कितनी वैल्यू थी? 19 लाख। उस पर 4 सालों की इतनी डेप्शन लगी, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ये दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। बस अब इस दिन जाके हमने बेच दिया, और बेचने में प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। कितने बेचा? कहते हैं हमने इसको बेच दिया कितने में? 6 लाख में। सवाल उठा इस 6 लाख को किस में बांटू? कहते हैं सवाल उठा है 6 लाख को किस रेशो में बांटू। मतलब इन दोनों को अगर पूरे को बेचा ना, आप इकट्ठे करके भी बता दो, उन्होंने डिवाइड करा, आप इकट्ठे करके कर लो और 6 लाख से कंपेयर कर दो तो लॉस आ जाएगा। पर अगर इंडिविजुअली जानना है, वो कहते हैं देखो इस समय 1:6 में डिवाइड करना 1:5 में डजंट मेक अ सेंस। वो इसलिए सेंस नहीं बनता क्योंकि नई मोटर खरीद ली थी 6 लाख की, पुरानी को रीवैल्यू कर दिया था। तो अब आपस की रेशियो इज नॉट 1:5। वो ओरिजिनल अच्छी लग रही थी। अब जो आपका करेक्ट तरीका बनता है वो यही बनता है कि वो इनकी जो आज की वैल्यू दिख रही है उस रेशियो में बांट दो ना। भाई सिंपल सी बात है, जो आज की वैल्यू दिख रही है उस रेशियो में बांट दो 6 लाख को। दैट इज मच मोर लॉजिकल। द रीजन इज बिकॉज इनिशियली मोटर तो नहीं खरीद ली, तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई। जो आपके पास प्लांट था उसे रीवैल्यू कर दिया, तो द रेशियोज हैव चेंज, द रेशियोज हैव चेंज, द रेशियोज नो मोर 1:5। करने को करा जा सकता है, वो नीचे लिख रहा है ऑल्टरनेटिवली। आपके पास में अभी किस रेशियो में बांटा है? अभी 6 लाख को बांटा है इनकी रेशियो में ऊपर जो है, विच इज 120:, इस रेशियो में। पर कहता है ऑल्टरनेटिवली मे बी ए पोर्शन 1/6 and 5/6। ठीक है ना? बट वो कहता है दिस अप्रोच में नॉट बी प्रेफरेबल बिकॉज रीवैल्यूएशन हुआ था प्लांट का, और सब्सिक्वेंट मोटर का भी एक्विजिशन हुआ था। इस वजह से लॉजिकली 1:6 में बांटना, 1:5 में बांटना सही नहीं है। तो आपने उनकी कैरिंग अमाउंट की रेशियो में 6 लाख को डिवाइड कर दिया, और बाकी आपका लॉस आ गया जो पीएन में चला गया। मुझे बताओ रीवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ जाएगा बेचने पे? रीवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ जाएगा बेचने पे? फटाफट से बताओ। सर बेचने पे रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है ऑटोमेटिकली रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व बन जाएगा, क्योंकि अब तो बेच ही दिया। तो जो रीवैल्यूएशन रिजर्व में हमारा पड़ा था ऊपर, वो 2,10,000 कहाँ चला जाएगा? आपका फ्री रिजर्व बन जाएगा। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 210 वुड बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग। बेच ही दिया, ठीक है ना? तो यहाँ पर में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। आपका क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है, स्टैंडर्ड भी फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है, स्टैंडर्ड भी फिनिश हो जाता है। 3 से क्वेश्चंस आरटीपी और स्टडी मैट में गिवन थे। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या था कि चीजें आ रही थी अलग अलग। क्वेश्चन आसान था अगर आप आराम से चलोगे। हाँ, क्वेश्चन कई बार बच्चों को क्या लगता है, मैं इसीलिए बोलूंगा कि जब तक आप एक बार इसे खुद करके नहीं देखोगे तब तक फायदा नहीं है। मैंने आपको जो डिफरेंट बातें कराई आप समझोगे। एक है बेटा वो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट को लेके। तो उसमें क्या था, जब आ रहा है पुराना पार्ट हटा देना है, नया पार्ट ऐड कर देना है। पुराना पार्ट जो हटाना है उसके लिए क्या था, बस अगर उसकी वैल्यू पता था तो डेप्शन लगा के आ जाओ, नहीं पता तो नए वाले की से फर्स्ट डे पे जाओ और फिर रिवाइज करके ले आओ। ठीक है ना? और जो आपके पास ये वाला है, इसमें तो अलग अलग करके ही चल रहा है, सारा पता ही था, बस एक को चेंज भी किया, नया भी खरीदा, एक को रीवैल्यू किया, बस उसकी बात हो रही थी, बाकी सेल हो गया। वो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, टाइम के साथ चलना है। मैं सच में कहता हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है इट्स अ बोनस मार्क्स, और ऐसा क्वेश्चन 7 to 10 मार्क्स तक का आपका बन जाएगा। ठीक है ना? 7 to 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन जाएगा, दैट विल बी इजी, दैट विल बी इजी फॉर यू। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और बचा नहीं है पूरे स्टैंडर्ड में। ये स्टैंडर्ड अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ क्लासेस के हिसाब से
जो हमारे स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा लेता है, एंड मैं चला भी बहुत आराम से था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी थे आपके। अब देखोगे 27 क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लास के हमने किए, 23 क्वेश्चन होमवर्क के, तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। जो है इस स्टैंडर्ड के जो है, तो ऑब्वियसली बेटा पेपर में आएगा तो मार्क्स भी ज्यादा का आएगा, मान के चलो 8 से 10 नंबर का आएगा। एक बार आप खुद सिर्फ वैल्यूज लिख लिख के देख लेना कि आपके पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज का होमवर्क आपका यही है, आज का होमवर्क आपके पास यही है कि आप सभी बच्चों ने क्या करना है, जो कराया है उसे एक बार के लिए रिवाइज करना है। तो मेरी तरफ से आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। स्टैंडर्ड आसान था बट स्टैंडर्ड लंबा था, बस इतनी सी बात है। स्टैंडर्ड आसान था बट स्टैंडर्ड लंबा था। होमवर्क क्या है, रिवाइज तो मैंने ऊपर लिखा हुआ ही है। अलग से कोई क्वेश्चन अगर किसी की पेंडिंग है तो वो कंप्लीट कर लो। एन एमसीक्यूज अगर वो है, चलो। विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, भव्य बेटा, मे गॉड ब्लेस यू बेटा। तो आप बच्चे ये वाली चीज अपने पास कर लीजिए। मंडे से हम एक नए स्टैंडर्ड पे चलेंगे, मंडे से हम एक नए स्टैंडर्ड पे चलेंगे जो इसी से कनेक्टेड होगा काफी हद तक, आप देखेंगे। जो हमने ये टेंजिबल का कर लिया AS10, हम अगला कर लेंगे बेटा AS नंबर आपके पास में 26 इनटेंजिबल का होगा। तो बात वही आ जाएगी सेम, तो वो हमारे पास करने तो हमने सारे ही है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक आपके पास बात क्लियर हो जाती है। यस सर, यहाँ तक हमारे पास बात क्लियर हो जाती है। नाउ आगे बढ़ेंगे हम लोग अब मंडे को विद द न्यू स्टैंडर्ड। आप बच्चे अपना ध्यान रखिए, आज की क्लास हम जल्दी खत्म करते हैं। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, हैव अ ग्रेट टाइम। मेक श्योर अपनी पेंडेंसी वगैरह जो भी है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, जो चीज़ आपको दी गई है वो रिवाइज कर लीजिएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम बेटा, बाय बाय, लव यू, बाय बाय, बाय बाय।